ठीक है, तो पहली बात मैं फिर बार-बार बता रहा हूँ, ये लगभग ये दिसंबर का महीना है, मान के चलो इकोनॉमी को देख लो। मतलब इसमें क्या करना है तुम्हें, पहला काम तो तुम्हें जितने भी पीवाईक्यू है वो याद रहने चाहिए, ठीक है। मतलब पीटी प्लस मेंस वाले, ठीक है, सिलेबस याद होना चाहिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। तो इस क्लास का तभी फ़ायदा उठा पाओगे और एनसीईआरटी पढ़ते रहो, ताकि जो देखो एक चीज़ लगभग 15-20 क्वेश्चन समथिंग आते हैं, तो 8-10 क्वेश्चन तो मान के चलो बेसिक से ही आते हैं। मतलब फिर भी मोटा मोटा मान के चलो कभी कभी 8-10 भी आ जाता है, ठीक है। 5 तक तो मिनिमम मान के चलो, 5 क्वेश्चन तो बेसिक आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कभी 10-10 भी चले जाते हैं, ठीक है। तो वो आराम से वो 10 क्वेश्चन है ना वो बन जाएंगे, मैं सही बता रहा हूँ, वो अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। और फिर उसके बाद में पीवाई के अच्छे से किए हैं, उसका फिर बाद में रहा करंट। देखो इकोनॉमी में थोड़ा करंट अफेयर का रोल रहता है, ठीक है। तो करंट अफेयर का थोड़ा चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो अभी जैसे दिसंबर तक की मैगजीन आ जाएगी, ठीक है। क्लास के बाद देखना है करंट अफेयर को, अभी नहीं। तो मतलब जो पढ़ रहा है वो पढ़ते रहो ऐसे, परंतु एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। तो जैसे मान लो कि सबसे पहले एनसीईआरटी अच्छे तरीके से 3-4 बार पढ़ लो अभी, ठीक है। और मेरा मानना है कि किसी बुक का अगर यूटिलाइजेशन करना तो 3-4 बार तो मिनिमम है, पढ़ना ही चाहिए। उसके बाद में उसका एडवांस फ़ायदा उठा पाओगे जितनी बार रिवाइज करोगे तब। तो अभी मेरा मानना है कि अभी ये 1 महीना है तो इसमें 3 बार पढ़ लो, फिर आगे जब भी रिवाइज करना तो पीटी से पहले 1-2 बार और रिवाइज करके चले जाना, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे। तो ये चीज़ याद रखो, ठीक है। इकोनॉमिक्स के मेंस वाले भी क्वेश्चन करने इकोनॉमिक के सर करो मत, पर अभी एटलीस्ट पेपरों को देखो तो सीधी, मतलब पेपर जरूर देखो उनके, वो पीवाई के पते होने चाहिए। अभी करो मत, कोई इशू नहीं है, वो मैं करवा दूंगा बाद में, पीटी के बाद में भी। पर अभी एटलीस्ट पता होने चाहिए कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जो अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेंस वाला भी तो पढ़ ही रहे हैं ना इसमें अपन। तो क्वेश्चन जरूर देखते रहो बार बार, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर अपन, है ना। ठीक है, तो एनपीए के बारे में अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। हाँ, यहाँ तक कर लिया था अपन ने, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि देखो बात एनपीए, देखो जैसे मान लो मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनपीए भाई क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात तो एक डायमेंशन क्या है, ठीक है, ये, ठीक है। तो इसके क्या समस्याएं हैं, बाकी इसके कारण क्या समस्या हो जाती है, कारण क्या है इसके, समाधान क्या है, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, ठीक है। और वे फॉरवर्ड पता होना चाहिए, इन समाधान में जो प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर किया जाए, ठीक है। ये मेंस का टॉपिक हो गया। पीटी में क्या पूछता है, जैसे एनपीए भाई, तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या स्टेप उठा रही है, जैसे बैड बैंक हो गया, तो इनके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया, तो इनके बारे में बेसिक क्वेश्चन पूछती है, तो हल्का सा पूछती है, ज़्यादा भाई ये प्रॉब्लम करेक्टिव एक्शन क्या है, किसके लिए किया गया है, ठीक है, कौन कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें डायमेंशन पता होना चाहिए बस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, त्वरित कठोर कार्रवाई, मतलब आरबीआई समय से बता कि खतरनाक एक्शन लेगी अगर किसी बैंक का मतलब बहुत ज़्यादा एनपीए हो रहा है। तो आरबीआई द्वारा वित्तीय संस्था को जोखिम से सुरक्षित करने के लिए उन पर कठोर कार्रवाई की जाती है। इसका उद्देश्य है जोखिम को कम करके ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करना। इस प्रक्रिया में आरबीआई द्वारा वित्तीय संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का आंकलन किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार ऊपर कार्रवाई की जाती है। जैसे पता लगा कि मान लो कि 100 एनपीए है इनका, ठीक है। और आरबीआई ने एक मोटा मोटा बोला है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, 80 तक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको 100 हो गया, तो आरबीआई इनको पहले वो देगा, गाइडलाइन देगा, भाई आप थोड़ा है कम करो इसको। मान लो किसी को 100 की जगह 200 हो रहा तो वो तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो आरबीआई फिर उस पर बहुत ज़्यादा कठोर, जो अपन देखे थे उस दिन, उसको भाई लोन लेना, नए लोन बांटने की क्षमता उसको कम कर देगा, ठीक है। नए ऑफिस इस टाइप से खोलने से मना कर देगा उसको, तो ये सारी चीज़ें करेगा उस पर। तो पहले तो यही चीज़ है कि सबसे पहले क्या करेगा आरबीआई, साख सृजन पर प्रतिबंध लगा देगा, वो नए लोन नहीं बांट पाएगा, क्योंकि पता है कि पहले ऑलरेडी उसका लोन जो है उस तरीके से चल रहा है, ठीक। अगला क्या क्या है, प्रोविजनिंग की राशि में वृद्धि कर देगा, ठीक है। तो अपन ये देखा ही था कि जो उसको प्रॉफिट का जो है उसका और परसेंटेज उसको जो मतलब सेव रखना पड़ेगा, उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकता दूसरी जगह। निदेशक मंडल में नियुक्तियों पदमुक्ति पर प्रतिबंध होगा, ठीक है। देखो यही तो होता है सबसे मेन चीज़, क्या पॉलिटिकली इंटरफेरेंस होता है, तो बहुत सारे बैंक इसीलिए घाटे में चले जाते हैं। और ये हकीकत है, अगर बैंक एक स्वतंत्र कोई भी बॉडी हो, अगर वो स्वतंत्र होकर काम करे ना तो दिक्कत नहीं आती है, परंतु पॉलिटिकली इंटरफेरेंस होता है, लोग हस्तक्षेप करते हैं, राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप करते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाना चाहते हैं, उस कारण दिक्कत आती है।
तो आरबीआई क्या कर देगा कि ऐसा नहीं कि अपने अनुसार किसी को चेंज कर रहे हो क्या है, तो उस पर कंट्रोल कर देगी। ठीक है, नए कर्मचारी की भर्ती प्रतिबंध लगा दी, बस समझिए नए सैलरी कहाँ से दोगे आप जब ऑलरेडी आप घाटे में चल रहे हो। ठीक है, एनपीए की व्यापक समीक्षा होती है, भाई क्या कारण रहे सारा उसका जांच पड़ताल की जाएगी, विशेष ऑडिट होगा और सीएआरआर और सीएआर में वृद्धि होगी। ये आएगा, अभी आगे पढ़ेंगे अपन इसको। ठीक है, एक टॉपिक है यार, ये यूपीएससी में पीटी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगला है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। याद रखना, देखो ये बीआईएस नॉर्म्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है ध्यान से समझना, मैं एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। देखो क्या होता है कि जब भी एक तो होता है कि भाई जैसे मान लो कि इंडिया का तो बैंक हो गया आरबीआई। ठीक है, वैसे अब यही वित्तीय सिस्टम तो सब जगह हर देश में यही चलता है ना। तो सारे जो मतलब कि जो भी जैसे आरबीआई है, अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है, ठीक है, ये सब ऐसे बैंक जो मतलब सब राज्यों के जो प्रमुख बैंक होते हैं, जो केंद्रीय बैंक होता है, वो सभी वापसी में मिलते हैं। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, हर जगह एनपीए की समस्या तो होती है। तो वहाँ पे फिर उन्होंने एक नॉर्म्स तैयार किए हैं। ठीक है भाई, स्वाभाविक सी बात है, कितना उनका प्रॉफिट का कितना रखना चाहिए, टायर 1 कैपिटल का कितना रखना चाहिए कंजर्वेशन, इस टाइप से एक नॉर्म्स बना देते हैं। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया कि जो मान लो कि इंटरनेशनल लेवल पे बना है कि भाई टायर 1 कैपिटल का 9% रखना है। ठीक है, परंतु भारत ने 12% करके रखा है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, भारत में ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा कम है, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें हो सकती है, इसलिए आरबीआई ज़्यादा बना के रखता है। ठीक है, तो बस वही है, यही चीज़ याद रखना कि 2013 या 14 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि बीआईएस क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 2013-14 पीटी में। तो बीआईएस की स्थापना 17 मई 1930 को की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। ठीक है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में है। ठीक है, अब तो मैं फिर बताऊँ, यूपीएससी इस टाइप क्वेश्चन नहीं पूछता, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, हर फैक्ट को रटने की। ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ क्वेश्चन के नेचर को देखते रहो, बार बार देखते रहो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा भाई यूपीएससी क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। ये सबसे बड़ी बहुत जरूरी है तैयारी में, यही नहीं पता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो नहीं तो पगला जाओगे, तो हर फैक्ट रटने लग जाओगे तो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। यह संगठन विश्व की 95% जीडीपी को व्यक्त करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना तथा केंद्रीय बैंकों के माध्यम से आपसी सामंजस्य बनाना में। तो मैं वही बता रहा था कि आरबीआई हो गया, फेडरल, ये सब में आपस में मिल बैठ के बात करते हैं, भाई क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उस तरीके से मीटिंग होती है। इसके अंतर्गत उन मानकों पर निर्धारण किया जाता है जो वित्तीय व्यवस्था में जोखिम को न्यूनतम करने में सहायक हो। इन मानकों को बेसल मानक कहते हैं, जिनमें सीआरएआर और सीआर प्रमुख है। याद रखना, यही क्वेश्चन आया था। देखो ये बेसल नॉर्म्स पूछा था डायरेक्ट पीटी में, आप जाके देख लें 2013-14 में। फिर इसका पूछा था 2018 में भी पूछा था इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे अपन इसको। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि सीएआर होता है कि पूंजी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है पूंजी पर्याप्तता अनुपात, और ये होता है पूंजी की जोखिम भारित परिसंपत्ति से अनुपात। याद रखना कि सीएआर जितना ज़्यादा होगा उतना ही खराब चीज़ होगी। मतलब देखो मैं इसका एक तुम्हें एग्जांपल बता देता हूँ कैसे। जैसे मान लो कि कोई भी बिजनेस है, मान लो कि आप कोई बिजनेस खोलना चाह रहे हो, ध्यान से समझना। ठीक है, आप मान लो कि 10 रुपये आपने लगाए। ठीक है, आपने 10 रुपये लगाए और सोचो कि उस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, 0.1 हो गया। ध्यान से समझना, आपने 10 रुपये लगाए, 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा है आपको। ठीक, एक कोई दूसरी जगह है जहाँ आप 100 रुपये लगा रहे हो और वहाँ आपको 2 रुपये का लाभ हो रहा है, इसका तो कितना हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। ठीक है, अब वहीं सोचो कि आपको तीसरे कोई है जिसमें मान लो कि आपने 100 रुपये लगाए। ठीक है, और मान लो कि आपको 5 रुपये का लाभ हो गया, 10 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, ठीक है, या मान लो कि 15 रुपये का लाभ हो गया, 15 का मानो 1.5। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि जैसे जैसे मान लो कि आप कम पैसा लगाओ। ठीक है, मतलब पैसा देखो क्या होता है, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें आप मान लो 1000 रुपये लगा रहे हो, रिटर्न जो है आपको 5 रुपये हो रहा है, और कोई ऐसे भी बिजनेस होता है जिसमें 1000 रुपये लगाओ आराम से 1000 रुपये भी कमा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये उसको नापता है कि आप कितना पैसा आप रिस्क ले रहे हो और उस पर कितना प्रॉफिट पा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगर मान लो कि जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो डिस्कॉम कंपनी है जो बिजली वितरण का काम करती है, इनका सीएआरआर बहुत ज़्यादा है। मतलब सोचो कि ये 1000 रुपये खर्च करते हैं तब 70 रुपये बेनिफिट हो रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, फ़ायदा उस अकॉर्डिंग है ही नहीं।
और मान लो कोई दूसरा कोई बिजनेस है जिसमें 1000 रुपये लगाने से 500 रुपये का लाभ हो रहा है, या मान लो कि 20 का रुपये का हो रहा है, तो मतलब कहने वालों की चीज़ समझो कि किस में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कितने कम पैसे लगाने में। अब मान लो वहीं 100 रुपये लगाए और मान लो कि 10 रुपये बेनिफिट हो गया, पर वहीं सोचो 1000 रुपये लगाए तब 10 रुपये का बेनिफिट हो रहा, तो वो खतरनाक चीज़ है, वो ज़्यादा सही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि डायरेक्ट पीटी में 2018 में क्वेश्चन आया था, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अंतर्गत बैंकों की जोखिम भारित परिसंपत्तियों के अनुपात में कुछ पूंजी अपने पास सुरक्षित रखनी होती है, जो इन्हें अचानक होने वाली वित्तीय दुर्घटनाओं से सुरक्षित करने में सहायक होती है। इस संस्था का निर्धारण केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। तो मैं वही बता रहा था कि आरबीआई बोल देता है कि भाई आपको इतना परसेंटेज शेयर अब रखना है, ताकि फ्यूचर में मान लो कि अचानक से एनपीए बढ़ गया, तो मान लो कोई वित्तीय संकट आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप ताकि इनका कल फ्यूचर में उस कंडीशन में यूज़ कर सको इस धन को। ठीक है, आप ध्यान से समझना, जैसे पूंजी पर्याप्तता अनुपात मान लो। ठीक है, आरबीआई ने पहले बोल के रखा था कि 5% आपको रखना है, तो मान लो 100 रुपये में से 5 रुपये आपने ये रख दिया। ठीक है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात आपने आरबीआई ने बोला रख दिया आपने। ठीक है, अब सोचो आपके पास 95 रुपये है। ठीक है, इसमें सोचो कि आप लोन पे दे रहे हो। अब सोचो आपने एनपीए बहुत ज़्यादा हो गया, तो आरबीआई क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा। अब मान लो आरबीआई ने इसको 20% कर दिया, ऑटोमेटिक आपका कितने रुपये रह गए, 80 रुपये। तो स्वाभाविक सी बात है, लोन देने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही आगे कॉन्सेप्ट दिया गया है कि सीआर में वृद्धि करने पर बैंकों की साख सर्जन क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। देखो यहाँ पे अब 80 रुपये बचे इनको लोन पे बांटने के लिए, पहले इनके पास 95 रुपये थे। ठीक है, तथा सीआर के बढ़े हुए अनुपात को लागू करने के लिए बैंकों को अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो और दूसरी बात 2018 में क्वेश्चन आया था, उसमें ये पूछा था कि इसको कौन कंट्रोल करता है। आरबीआई, देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारण किया जाता है। यही क्वेश्चन पूछा था कि बैंक अपने अनुसार निर्धारण करते हैं उस चीज़ का। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बेसल थर्ड मानकों की शुरू किया गया था, उस समय भारत में इन्हें लागू करना संभव नहीं था, क्योंकि ऐसा करने के लिए बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी। यदि भी वर्तमान में आरबीआई ने इन्हें धीरे धीरे लागू करना प्रारंभ कर दिया। याद रखना, इसीलिए बेसल थर्ड मानक से क्वेश्चन आया था। फॉर्मूला ऑफ सीएआर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, उसका क्या होता है, ये टायर 1 क्या बोलो मैं, ये बेसल इन्वायरमेंट से रिलेटेड वर्ड भी है सर, मुझे लग रहा है। वो अरे वो अलग है। वो BIS जो आप देखते हो, वो 6 जो है वो पेट्रोल डीजल का जो क्वालिटी को नापता है, ये अलग है। ये BIS नहीं, सेम बेसल एक समिट हुआ था, मुझे लगता है रियो डी जेनेरियो में सर करके। अरे वो अलग है, ये अलग है। बेसल नॉर्म से, हाँ वो अलग है, परंतु ये अलग है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। वो इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन वाला है, इन्वायरमेंट का है वो। ठीक है, परंतु जब भी पीटी में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, बेसल थर्ड नाम से पूछा था। और आप और देखोगे ना, तो उसमें ऐसा कुछ मतलब उनको भी पता होता है, पर ऐसे देखो एक चीज़ याद रखना, ये बेसल थर्ड मानक है। देखो अंतर समझो हमें, ये बेसल थर्ड मानक है, स्टैंडर्ड है, कोई और वो बेसल कन्वेंशन है। हाँ, बेसल अभी समय बोलते हैं उसको, ये तो समझो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सर एक चीज, क्या बोले सर, बिना पूछे इकोनॉमिक्स में ना थोड़ी दिक्कत हो रही है सर, अभी थोड़ा बीच बीच में पूछने दिया जाए तो अच्छा रहेगा सर। हाँ, मुझे भी शायद लग रहा है, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग क्लास हो रही है ना। ठीक है, कोई डाउट हो तो जहाँ डाउट हो तो पूछ लेना, कोई इशू नहीं। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखो। अब देखो सीएआर का फॉर्मूला होता है कि टायर 1 पूंजी, टायर 2 पूंजी और कुल जोखिम भारी परिसंपत्तियाँ। ठीक है, मान लो कि आपने कितनी रुपए पे सोच लो कि वो रिस्क उठाया है। ठीक है, अब जैसे टायर 1 कैपिटल क्या होता है, बैंकिंग पूंजी 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल। अब देखो टायर 1 जो कैपिटल होता है वो कोर कैपिटल होता है। इसमें क्या आता है, यह पूंजी बैंक का व्यापारिक संचालन बंद किए बिना घाटा सहने की क्षमता को प्रदान करती है, क्योंकि इसकी तरलता अधिक होती है। तरलता अधिक है मतलब जल्दी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे शेयर कैपिटल हो गए, ठीक है, SLR हो गए, सिक्योर्ड लोन हो गए। ठीक है, तो ये टायर 1 कैपिटल है। ठीक है, देखिए याद रखना,
टायर 2 कैपिटल में क्या होता है, यह पूंजी टायर 1 की तुलना में कम तरल है, मतलब जल्दी आप इसको चेंज नहीं कर सकते पैसों में कन्वर्ट, ठीक है, अर्थात इसके जोखिम सहने की क्षमता कम होती है, ठीक है। तो जैसे टैक्स अदा करने के बाद इनकम अनसिक्योर्ड लोन हो गई, ये बैंकिंग गतिविधि से प्राप्त आय हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि टायर 1 कैपिटल में क्या आता है। टायर 1 इतना तो नहीं पूछेगा, परंतु एक आइडिया होना चाहिए कि टायर 1 कैपिटल, टायर 2 जो कैपिटल होते हैं उसमें क्या क्या रहता है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, जैसे जैसे एक चीज़ याद रखना, अब मान लो कि कुल जोखिम भारित संपत्ति तुम्हारे पास 100 रुपये है, ठीक। टायर 1 कैपिटल में क्या क्या आता है, जैसे शेयर कैपिटल आ गए, SLR आ गया, सिक्योर्ड लोन आ गया, ये मान लो कि ये 20 रुपये है, ठीक है। अब मान लो कि देखो ये क्या है, बैंकिंग गतिविधि से प्राप्त आय हो गया। अब मान लो कि यही नुकसान होने लग जाए, तो स्वाभाविक सी बात है, जब ये रेशियो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो है, मान लो कि ये जो है, ये आपके पास जो प्रॉफिट जो कम होता जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि CAR है, ठीक है, तो पहले मान लो कि 120 मतलब 20/100 था, ठीक है, तो मतलब 1/5 था, ठीक है। 1/5 मतलब 20% के समथिंग था, ठीक है, ध्यान समझना। अब RBI को लग रहा है कि इनका जो है NPA बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसको बढ़ा देगा, ठीक है। अब इसको बढ़ा देगा, मतलब समझो जैसे 20% मतलब कि आप 100 रुपये में से 20% तो आपको सेव रखना पड़ेगा बैंक को, उसको लोन पे नहीं बांट सकते, 80 रुपये को बांटना आपको। आप सोचो कि नहीं NPA ज़्यादा बढ़ रहा है तो क्या कर देगा, इसको 30% कर देगा मान लो RBI ने, तो अब उनके पास 70 रुपये ही रहेगा, ठीक है, लोन वोन बांटने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो आपको मतलब कि वो डिसाइडेड करता है RBI, ये बस ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें याद रखना, ठीक है। लीवरेज रेशियो होता है कि आपको कितना आप कर सकते हो, कि कितना आप रिस्क, मतलब देखो ध्यान से समझना कि आप जैसे मान लो कि 100 रुपये है, आपके पास 100 रुपये है लोन बांटने का, जिसमें अब देखो CAR है, जिसमें मान लो 20% है। अब 80 रुपये आपके पास है, अब उसमें से आप कितना लोन पे बांट सकते हो, कितना रिस्क ले सकते हो, और मतलब ये रहता है कि 80 रुपये का आप कितना कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 80 रुपये के बदले आप मार्केट में 160 रुपये छोड़ के रखे हो, तो स्वाभाविक सी बात है ऑटोमेटिक NPA होगा, ठीक है। जैसे बैंक की तुम्हें क्या करता है कि देखो एक चीज़ याद रखना, मैं तुम्हें सिखाता हूँ बैंक कैसे काम करते हैं, प्रॉफिट पे प्रॉफिट कैसे बनाते हैं वो लोग, है ना। ये चीज़ समझ लो तो थोड़ा ये काम आएगा, ठीक। अब देखो यहीं पे देख लो, देखो जैसे मान लो कि ये बैंक है, इधर मान लो कि जनता है, पीपल है, ठीक है, और इधर कोई औद्योगिक कोई संस्थाएँ हैं, मान लो कि इंडस्ट्रियल 1, इंडस्ट्रियल 2, इंडस्ट्रियल 3, ध्यान से समझना, ठीक है। अब मान लो कि इधर से भी बहुत सारे पीपल 1, पीपल 2 ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं। अब इन्होंने मान लो कि 100 रुपये करके जमा कर दिए। अब बैंक के पास है 300 रुपये, ध्यान से समझना, ठीक है, 300 रुपये है। अब स्वाभाविक सी बात है कि ये जो लोग आएंगे भाई, जो बैंक में जमा किया, तो मोस्टली ऐसा होता है कि भाई बहुत कम चांसेस होते हैं कि लोग पैसे निकालें, फिर भी क्या करते हैं कि चलो ठीक है भाई, तुम 100 रुपये मान लो कि इन्होंने रख दिया, भाई पता नहीं कोई भी कभी भी निकालने आ जाए, ठीक। अब इनके पास बचे 200 रुपये। अभी 200 रुपये को मान लो कि लोन में बांटना चाह रहे, ध्यान से समझना। ये आया मुझे 50 रुपये चाहिए, इसको 50 रुपये दे दिए। ये आया मेरे 50 रुपये चाहिए, मेरे पास आया 50 रुपये चाहिए, ठीक। मान लो कि अपन एक i4 भी ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, 50 रुपये, ठीक है। एक हिसाब से तो देखो बैंक के पास 200 रुपये थे और उसने लोन बांट दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब जैसे मान लो कि RBI क्या करता है कि जैसे मतलब जो बैंक होता है वो क्या करता है, जैसे मान लो 50 रुपये इसको दिए। अब भाई स्वाभाविक सी बात है कि ये तो ऐसा तो होगा नहीं कि आज ही 50 रुपये अपना निकाल लेगा, नहीं निकालेगा ना, मतलब टाइम जैसे धीरे धीरे पड़ती है वैसे खाते निकालते रहेगा, ठीक है। तो क्या करता है कि जैसे मान लो कि इसने 10 रुपये निकाल लिए, इसके 40 रुपये बच गए, इनके सबके 40 रुपये बच गए, ठीक है। अब क्या करेगा ये, जैसे 160 रुपये वापस से बैंक के पास बचे हुए हैं, अभी दे तो दिया वो 200 को लोन, पर 160 रुपये अभी बचे हुए हैं, इनको फिर वो दे देता है फिर लोन पे दे देता है। मान लो कि i5 हो गया, i6 हो गया, ठीक है। अब मान लो इनको 80 रुपये दे के रखा है, तो ऐसे बैंक प्रॉफिट बनाते हैं, मतलब समझ रहे हो। तो ये लीवरेज रेशियो यही है कि आप कितना कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप फिर अब ये 160 है, मतलब इसका कुछ परसेंटेज रखना हो। आप ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कर दोगे तो फिर तो NPA हो गई स्वाभाविक सी बात है ना। ऐसे सोचो कि आप 10 जगह बांट के रखे हो लोन, एक वही 100 रुपये को आप 10 लोगों को बांट के रखे हो, तो लीवरेज तो होगा ही फिर। तो ये चीज़ याद रखना कि ये चीज़ कहलाती है। बैंक है ना, ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं वो लोग,
ऐसा नहीं कि आप सोचो कि इंडस्ट्री इनको दे के रखें, अब इनका पैसा तो पता नहीं कब आएगा। तो फिर पैसों के इसी को मल्टीपल गुणक बोलते हैं कि मुद्रा का मतलब मल्टीपल गुना जो होता है, ठीक है। और ये याद रखना कि वो क्वेश्चन आया था, अपन ने सोल्व किया था उस दिन। तो भाई सवाल से मतलब ये बैंक के पास ये मुद्रा का गुणक कैसे बढ़ेगा, जब लोग ज़्यादा बैंक में पैसे जमा करवाएंगे। तो सवाल की बात, जैसे मान लो कि पहले 300 तो मान लो कि अब 500 रुपये आ गए, तो ऑटोमेटिक अब इसका क्या बढ़ जाएगा, और ज़्यादा लोगों के लोन दे पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो यही कहलाता है लीवरेज रेशियो कि भाई आप कितना कर सकते हो। अब सोचो कि 100 रुपये को ही मतलब कि 200 रुपये थे, अब 200 रुपये प्लस 360 रुपये बांट दिए। सोचो 200 रुपये थे, 360, अभी तो और इसको बांटेगा आगे। अब 80 में से ये मान लो कि ये भी 10 लिया, ये भी 10 लिया, 140, अब फिर इसको आगे बांटेगा, ऐसे बांटते रहेगा वो। तो यही है कि लीवरेज आप कितना कर सकते हो ऐसा, ठीक है। तो ये बैंक की टायर 1 कैपिटल तथा उसकी कुल परिसंपत्तियों के मध्य अनुपात है। बेसल थर्ड के अनुसार ये कैपिटल मेजर दो एक्सपोजर मेजर का अनुपात होता है, कि मैं वही बता रहा हूँ कि रियल में कितना तुम्हारे पास है, ठीक है, अपन तुम कितना उसको मार्केट में बांट के रखे हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। कैपिटल मेजर और एक्सपोजर मेजर मतलब टायर 1 कैपिटल का टोटल एसेट मतलब कितना आप करके रखे हो, ठीक है। अतः लीवरेज रेशियो बैंकों की कोर पूंजी की उपलब्धता को दर्शाता है। इस अनुपात को अधिक होना यह इंगित करता है कि बैंकों की वित्तीय जोखिम सहन करने की क्षमता अधिक है, ठीक है। एक मिनट रुको। टायर 1 कैपिटल में क्या क्या था, देखो शेयर थे, ठीक है, SLR था, सिक्योर्ड लोन थे, ठीक है, देखो लोन आ गए, ठीक है। अब देखो ये सब बात, जैसे मान लीजिए 10 है, ये है 2, ठीक है, तो ये अभी कितना है 0.2, ठीक है। और ये मान लो कि अभी 3 है, ठीक है, लोन मान लो कि, तो ये अब कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, तो अभी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यही याद रखना कि जब बैंकों की वित्तीय जोखिम सहन करने की क्षमता अधिक होती है, लीवरेज रेशियो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा बैंकों की सहन क्षमता ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अब देखो ये अब यही चीज़ है कि वर्ष 2009 में बेसल थर्ड मानकों के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय व्यवस्था को जोखिम से बचाने के लिए इस अनुपात की शुरुआत की गई थी। बेसल थर्ड के अनुसार ये न्यूनतम 3% है जो होना ही चाहिए। अब देखो जैसे मान लो कि कोई बैंक जो है 3% अपना लीवरेज रखे, भाई इतना ही हम करेंगे, ठीक है। अब देखो सवाल सी बात है कि अब मान लो कि वो बहुत ज़्यादा लोन बांटेंगे तो सवाल सी बात है रिस्क तो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। परंतु अब देखो जितना ये ज़्यादा करके रखेंगे, देखो ध्यान समझना, मतलब समझो 100 रुपये, देखो एक तो हो गया, तो अपन उधर देख लेते CAR हो गया, ठीक है, एक ही लीवरेज रेशियो हो गया। अब ध्यान से देखना, अब मान लो CAR है मान लो कि 20%, ठीक है, ये है मान लो कि 5% करके रखा है मान लो, ठीक है, लीवरेज करके रखा है, ठीक है। तो मान लो कि सवाल 25 रुपये तो लोन पे नहीं बांट सकता, 75 रुपये आपको लोन पे बांटना है। अब सवाल बात है, देखो जितना मान लो कि जितना कम लोन बांटोगे मार्केट में तो उतना ही रिस्क भी कम होगा। अब बहुत ज़्यादा बांट के रखे हो, आप बहुत ज़्यादा बांट के रखे हो, तो समझ पता है रिस्क बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जब ये लीवरेज रेशियो ज़्यादा होता है ऑटोमेटिक जो है मतलब कि मार्केट में जो आप लोन बांटने की क्षमता क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो ऑटोमेटिक सवाल इस बात है रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। अब मान लो कोई बैंक है, मान लो कि 100 रुपये है उसके पास और वो लोन ही नहीं बांटा, तो रिस्क तो कहे कहाँ, वो NPA होगा ही नहीं। परंतु वो मान लो 100 रुपये की जगह 1000 रुपये का लोन बांट के रखा है, तो उसका रिस्क तो बढ़ जाएगा ना। तो वही चीज़ है, ये चीज़ याद रखना, ठीक। हाल ही में RBI ने, याद करो DSIP क्या होते हैं, डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस बैंक, जो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है, तो उनको दर्जा दिया जाता है। तो जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बैंक है उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मिनिमम कितना करना पड़ता है, 3% लीवरेज करना होता है। परंतु जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंक होते हैं तो उनको ज़्यादा करना पड़ता है, के लिए इस अनुपात को 4.5 से घटाकर 4% कर दिया गया तथा अन्य बैंकों के लिए 3.5 कर दिया गया था। इसके बैंकों के पास तरलता बढ़ जाएगी। अब सवाल ध्यान से समझना, पहले 5 था, अब मान लो कि पहले 4.5 करना था, ठीक है, अब मान लो 4 रुपये कर रहे हैं। अब सवाल बात है, अब ये आधा रुपये जो है इनका लोन बांटने का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्यों किया होगा, सवाल सी बात है RBI ने, ताकि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाए लोगों के पास, तो उससे क्या होगा, तरलता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और मैं फिर बता रहा हूँ ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले क्वेश्चन UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इस टाइप का अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आ रहा है तो जरूर आएगा UPSC में, ठीक है, क्योंकि लीवरेज रेशियो इनके बारे में पूछा जा चुका है पहले भी।
अब देखो घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक तो वही है, मैं बता रहा था, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। ठीक है, ये बैंक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था में भूमिका अधिक होती है। अभी जैसे देखो ना, बीजेपी में मोदी सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ से समझ रहे हैं। अगर मान लो कि कल मान लो गायब हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए उसको, ठीक है, तो बीजेपी तो मुझे लगता है कोई लीड कर पाएगा जैसे वो कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ना बीजेपी के लिए वो। वैसे ही हर चीज़ हर सेक्टर में, जैसे मान लो कि क्रिकेट में मान लो विराट कोहली हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रीढ़ की हड्डी जैसे बोलते हैं। तो ये बैंक भी वैसे ही होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण बैंक होते हैं, जैसे SBI हो गया, HDFC को शायद दिया गया है, ICICI बैंक को दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। अगर इनमें सोचो कि घाटा हो गया, कुछ भी हो गया, तो भाई पूरे देश में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इनको ये दर्जा दिया गया। याद रखना कि ये इंश्योरेंस में भी दिया गया है, तो इस टाइप का याद रखना है चीज़ें, मतलब करंट अफेयर में पढ़ोगे तो वहाँ पे आएगा ये चीज़। ठीक है, भारत में RBI द्वारा किसी भी बैंक को DSIB का दर्जा दिया जाता है। तो पहली बात ये चीज़ याद रखना, कौन देता है? RBI देता है। इसके चयन उसकी परिसंपत्ति का आकार, कितनी बड़ा, कितना पैसा अमाउंट वो रखता है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, अच्छी है, NPA तो ज़्यादा नहीं है, अन्य आर्थिक पैमानों के आधार पर किया जाता है। सामान्यतः इन बैंकों की परिसंपत्तियों का आकार GDP के 2% से भी अधिक होता है, सोच लो। प्रणालीगत महत्वपूर्ण होने के कारण RBI तथा सरकार की आवश्यकता होने पर इन बैंकों की सहायता करती है, जिससे आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया जा सके। मान लो कि अब यही बैंक घाटे में जाने लग जाएंगे तो पूरी सोचो देश के रीढ़ की हड्डी है, यही कमज़ोर पड़ गई तो देश ही कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा इनको सपोर्ट करती रहती है। ठीक है, कैश डिपॉजिट रेशियो, नगद जमा अनुपात क्या होता है? यह अनुपात दर्शाता है कि 1 रुपये जमा स्वीकार करने के बदले बैंक को कितना नगद स्वयं के पास सुरक्षित रखना होता है। मैं वही बता रहा था, जैसे मान लो कि 100 लोग 100 रुपये लाए, ठीक है, और वो मान लो 300 रुपये हो गए थे। अब वो कितना लोन बांटे और कितना अपने पास रखे, ताकि लोन जो लोग लेने वाले हैं वो मान लो कभी निकालने आ जाए ATM से, तो वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये वो बताता है कैश डिपॉजिट रेशियो। यदि देश में डिजिटल पेमेंट, प्लास्टिक मनी और इंटरनेट बैंकिंग का प्रचलन बढ़ जाए तो कैश डिपॉजिट रेशियो में कमी आने लगती है, जो अर्थव्यवस्था में लेस कैश की ओर ले जाता है। मतलब स्वाभाविक सी बात है, अब आजकल ऑनलाइन सारे सिस्टम से हो रहा है, तो मान लो बैंकों को कैश पैसे रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। इसीलिए अगर आप अभी जाओगे ना ATM में, तो उसमें है कि आप 1 महीने 5 बार से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। निकालोगे तो फिर आपको वो लगेगा, फ़ाइन लगेगा। तो चाह रहे हैं कि आप कम से कम यूज़ करते हो बैंकों की, स्वाभाविक सी बात है, फिर कम रखना पड़ेगा। अब सोचो कि आप ये चीज़ सोचो, जैसे आज बैंक में जाते हो तो कोई व्यक्ति चले जाता है, भाई मुझे पैसे दो 1 लाख, मान लो उसके खाते में 3 लाख थे, जाके गया 3 लाख। अब मान लो कि वो बैंक वाले 5 लाख ही रखें। अब मान लो कि दो लोग आ गए जिनका अकाउंट में 6 लाख रुपए था, ठीक है। अब वो हम बैंक में पहुँचे, बैंक वाला बोला था हमारे 5 लाख ही है हमारे पास, तो दिक्कत हो जाएगी ना। परंतु सोचो कि वहीं सेम चीज़ जो है कि मान लो ऑनलाइन है। अब मान लो कि जैसे मैं कोई 2 व्यक्ति थे, A और B, वो लेने गए थे। अगर मान लो उनको भाई किसी को देना था तभी तो लेने गए थे। अब वो डायरेक्ट मान लो ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक अपने से कर लेंगे, तो बैंक को कैश रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए क्या होता है कि ऑटोमेटिक लेस कैश की तरफ देखना, जब से डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ा है, डिजिटल करेंसी आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई ना, अब बहुत ज़्यादा मतलब बैंकों में लोग कम जाएंगे। अब जैसे मोस्टली जैसे मैं कभी लास्ट टाइम कभी गया तो मुझे कुछ पता ही नहीं, भाई बैंक से पैसे निकालने में कभी गया ही नहीं, यहाँ पे दिल्ली में तो कभी नहीं गया। तो मेरा कहना मतलब ये चीज़ समझो कि स्वाभाविक सी बात, जैसे ऑनलाइन सिस्टम में सारी चीज़ें बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक जो बैंक को कैश रखने की जरूरत है वो जो कम हो जाएगा। तो कैश डिपॉजिट रेशियो होता है कैश इन हैंड प्लस CAR, ठीक है, टोटल डिपॉजिट का। जैसे मान लो 100 रुपये जमा है, 4% तो अपन जानते हैं कि कैश डिपॉजिट रेशियो के रूप में रखना पड़ता है RBI के पास, RBI के लिए सुरक्षित रखना पड़ता है। कैश इन हैंड आप कितने हैंड में रखोगे, मान लो कि 10 आपने 20 रुपये रख लिया, तो ये होता है कि आप 20 रुपये बैंक में हमेशा मौजूद रहेंगे, ठीक है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है? यह दर्शाता है कि ग्राहकों द्वारा जमा किए गए 1 रुपये का कितना हिस्सा बाजार में ऋण के रूप में दिया गया है। तो ये चीज़ याद रखना है। यदि इस अनुपात में वृद्धि होती तो यह इंगित करता है कि बाजार में साख की मात्रा बढ़ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा बैंक जो है लोन बांट रहा है। इससे एक और उत्पादन में वृद्धि की संभावना, वहीं दूसरी और वित्तीय संस्थाओं के जोखिम में भी वृद्धि होती है। तो ये चीज़ याद रखना, स्वाभाविक सी बात है। कुल जमा 100 रुपये, ठीक है, और कुल उधारी मान लो कि 120 रुपये चल रही है, तो बहुत ज़्यादा लोन बांट दिए हैं। 100 रुपये थे और 120 रुपये बांट के रखे मार्केट में, तो मैंने तरीका सिखाई दिया था कैसे बांटते हैं, ठीक है। तो रिस्क बढ़ जाएगा ना फिर ऑटोमेटिक बैंक का, ठीक। मतलब स्वाभाविक बात है, इतना ही समझो कि आपके पास आप कमाते हो 10,000, खर्च करो 15,000, तो स्वाभाविक बात है रिस्क बढ़ गया ना। आप 5,000 रुपये फालतू पता नहीं कहीं से इधर उधर से जुगाड़ करके चला रहे हो। तो वही सारी चीज़ें।
कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो क्या होता है? पूंजी संरक्षण बफर। कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो में बैंक की वह अनिवार्य पूंजी जो बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से आवश्यक होती है, CCR कहलाती है। ठीक है, वही है कि सभी की बात है कि आप कंजर्वेशन बफर बना के रखोगे कि उस मनी को तो आप कभी खर्च ही नहीं करोगे, उसको बचा के रखोगे। ठीक है, RBI द्वारा पूंजी संरक्षण बफर की मात्रा को निर्धारण किया जाता है। इसका उद्देश्य घाटे की स्थिति में भी बैंकों के पास आवश्यक पूंजी की मात्रा सुनिश्चित करना है। यह बैंकों की जोखिम लेने की क्षमता में वृद्धि करता है। सभी सी बात है कि बैंक के पास मान लो 100 करोड़ रुपए पड़े हैं, ठीक है, और टोटल है 1000 करोड़ की संपत्ति, तो सभी सी बात है फिर जो ये 900 करोड़ बचे हैं इसके पास, ये आराम से दे सकते, क्योंकि इसके पास है पैसा, कल कोई आएगा तो हम चुका सकते हैं आराम से। सभी सी बात है, तो क्या क्या ले सकता है? रिस्क ले सकता है। अब मान लो कि ये एक जो 100 करोड़ सेव ही नहीं कर रहा है, सारे के 1000 को ही पूरा मार्केट में छोड़ दे रहा था, तो फिर तो रिस्क बढ़ जाएगा ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यह CAR से अलग है। तो ये CAR में जो ये है कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से अलग होता है, इसे याद रखना। RBI के अनुसार मार्च 2020 तक ये अनुपात 2.5% रखना था, क्योंकि जो कि पहले 1.87% था। भारत में विभिन्न संस्थाओं के बफर की इस बढ़ी हुई राशि को बनाए रखना मुश्किल हो रहा था, जिसके निम्नलिखित कारण है। NPA में वृद्धि हो रही थी। ठीक है, ROR रिटर्न ऑफ अर्निंग जो है, या मान लो उसमें क्या होगा, RO रिटर्न ऑफ एसेट। हाँ ठीक है, पहला सवाल बात है कि आपने मार्केट में 100 रुपये छोड़ के रखे, उसका कितना पैसा आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि परिसंपत्ति पे आपके कितना रिटर्न आ रहा है आपको। ठीक, परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में कमी, ठीक है, ये भी एक दिक्कत थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी के लिए सरकार पर निर्भर होना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने फिर उसमें क्या डाला, पूंजी संरक्षण बफर में वृद्धि से बैंकों की साख सृजन क्षमता कम हो जाती है। अब ध्यान से समझ, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो, ठीक है, तो ये पहली बात ये याद रखना कि RBI रखता है, यही थी, मैंने पढ़ी, यही पूछा था। ठीक है, डायरेक्ट। अब देखो सुनो, जैसे मान लो इस बैंक के पास 1000 रुपये है, ठीक है, अब ये अपने CAR जो है, ये तो वो तो अलग हो गया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये है कि अपने कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो, ठीक है, CCR है। इसके तहत ये मान लो कि 100 रुपये रख रहा है, ध्यान से समझना। तो 100 रुपये रख रहा है, तो सब ऐसी बात है, इसके पास 900 रुपये लोन बांटने को रहेंगे। ठीक है, अब मान लो कि इसमें वृद्धि कर दी, अब मान लो 500 रुपये करना पड़ा, तो अब 500 लोन बांट पाओगे आप, तो समाज में तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, साख सृजन क्षमता कम हो जाएगी। पहले 900 रुपये लोन बांट रहे तब 500 बांटोगे। ठीक, परंतु एक चीज़ याद रखना, ये जरूरी भी होता है। क्यों जरूरी? मान लो कि आप कुछ ही नहीं रख रहे हो और सारा मार्केट में छोड़ दे रहे हो, तो फिर तो दिक्कत हो जाए, रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, तो ये RBI जारी करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। RBI ने डिजिटल भुगतान की प्रगति को मापने तथा डिजिटल भुगतान की गहनता में पहुंच का आकलन करने के लिए जनवरी 2021 के समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक प्रारंभ किए, जिसमें 5 मानदंड शामिल है। मैं फिर बता रहा हूँ, UPSC कभी नहीं पूछेगा तो डायरेक्ट पूछ देगा कौन जारी, RBI, बस इतना, कभी ज़्यादा UPSC नहीं जाता। इसकी गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है, ये थोड़ा बहुत पता कर लो कि यहाँ किस हाफ ईयरली होता है, तथा मार्च 2018 के आधार मान कर गणना की जाती है। ये बेस ईयर पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइप जैसे याद करो महंगाई वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, या मान लो कि जो भी कोई महंगाई को नापने के लिए जो किसका बेस रेट है सर, बेस ईयर? अरे इसका डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का। ठीक है, मतलब इसके आधार पर 2008 को एक आधार, इसके बाद में देखते 2019 में 2018 से कितना ज़्यादा वृद्धि हुई है, समझ रहे हो? इसलिए बेस ईयर लिया जाता है, हर चीज़ का बेस ईयर लिया जाता है, ये चीज़ याद रखना। इस प्रकार 2018 का मान 100 रखा जाता है तथा मार्च 2021 का मान 270.60 प्राप्त हुआ, तो कितने की वृद्धि होगी, 170.60 की, कितने पे वृद्धि हुई है, 100 पे। ठीक है, कैसे परसेंटेज निकाला जाता है? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में निम्नलिखित 5 मानदंड शामिल है। पहली बात तो भुगतान सहायक कौन है, सक्षमकर्ता कौन है, 25% 12 इसको दिया गया, तो कौन है भाई, इंटरनेट हेल्प करता है इसमें। भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर अवशोषणा कैसी है, उसकी 10%। ठीक है, मांग पक्ष भुगतान, ये कभी नहीं पूछेंगे, मैं फिर बताऊँ UPSC में, छोड़, मतलब पढ़ लो एक बार, पर ज़्यादा इस पर टेंशन मत लेना कि हाँ इसको रटने बैठ जाओ। ठीक है, भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर आपूर्ति पक्ष, ठीक है, इसमें कि बैंक ब्रांचेस, ATM हो गया। ठीक है, भुगतान निष्पादन कैसे हो रहा है, कैश विड्रॉल कैसे हो रहा है, उपभोक्ता केंद्रीयता कैसी है,
फ्रॉड्स कंप्लेंट्स कैसे क्या मतलब उनका निपटारा कैसे क्या कर रहे हो, वो सारी चीज़ें। फिर मैं बार बता रहा हूँ एक चीज़, ये चीज़ याद रखना कि जो यूपीएससी के क्वेश्चन है वो समझो वो क्यों पूछ रहा है, भाई उसी टाइप के सोचो, ये क्यों नहीं पूछ रहा, वो इस टाइप के फैक्चुअल क्यों नहीं पूछ रहा हो, तो ये पता होना चाहिए भाई यूपीएससी किस पे पूछे। यूपीएससी हमेशा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है, वो कभी डाटा फैक्ट ये पीसीएस एग्जाम वनडे एग्जाम की तरह नहीं है। कॉन्सेप्टल जो आपकी क्लियरिटी होती है, आप किसी विषय वस्तु कितना समझ रहे हो, ठीक, वो उस पर क्वेश्चन बना रहा है। तो इसलिए मैं बार बार फिर मैं बोल रहा हूँ भाई यूपीएससी क्वेश्चन को देखो, उसको जब तक उसके नेचर को नहीं समझोगे तो भाई पढ़ाई कोई मतलब नहीं है यूपीएससी की तैयारी में। ठीक है, अगला देखो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। ठीक है, फिर मैं बारह बता रहा हूँ, देखो ऐसे जैसे इसीलिए देख लेना ना, देखो ये जैसे मान लो कि एक राउंड की नोट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि कोचिंगों में क्या होता है कि टीचर को बच्चों को क्या है ना कि भाई सबाई सी बात है, बच्चा किसी कोचिंग में पैसा क्यों दे रहा है, वो पैसा देता है भाई सबाई सी बात है मुझे सब कुछ मिल जाए, मुझे कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। तो इसके कारण में क्या होता है, जैसे मान लो मुन्नाल सर हो गए, ये हो गए, ये सब कुछ पढ़ाते हैं बच्चों को ताकि बच्चों को ये लगे कि हाँ मुझे सब कुछ मिल गया। और मैं फिर बता रहा हूँ सेलेक्टिव जब तक नहीं होगे, सेलेक्टिव होना पड़ेगा आपको। हाँ एक बार ज़रूर थोड़ा बहुत रीड आउट करो, एनसीईआरटी तो कभी ऑप्शन मत बनाओ, वो तो उसको मस्ट है, वो तो पढ़ना ही है, पेपर को जरूर देखते रहो। तो उससे पता लगता है कि जैसे मैं अब मैं देख रहा हूँ कि अब ये देखो ये चीज़ें, अब ये चीज़ें भाई सबाई मतलब बच्चे पे छोड़ दिया जाए कि वो खुद करंट अफेयर पढ़े, थोड़ा बहुत यहाँ एनालाइज करे खुद से, लास्ट पेपर को देखे। अब देखो एक ही चीज़ें लिखाई जा रही, मतलब समझो टीचर ने, अब मैं सही बता रहा हूँ इकोनॉमिक लगभग 4 महीने क्लास चलती है, अभी 4 महीने क्लास चली है, सोच लो 120 दिन लगभग 100 डेज। अब सोच लो क्या है बच्चों का, तो इसीलिए तो हिंदी मीडियम में क्या दिक्कत है, यही तो सबसे बड़ी इश्यू है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आप भी ये चीज़ें मत करने लग जाना सर, पहले भी। इसीलिए मैं बार बार तुम लोगों से रिक्वेस्ट करो पेपर देखो बार बार, उसे आइडिया लगता है किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, फालतू में अपने इधर मार्केट 10 चीज़ें पढ़े हैं। और करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं तो क्या है उसके कॉन्सेप्ट देखो, वो फैक्चुअल नहीं पूछता, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। ठीक है, आरबीआई ने सरकार की सहमति से भी श्री विमल जालान की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था, जिसका उद्देश्य था आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा करना था। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क की जोखिम प्रावधान को निर्धारित करने की विधि है, ठीक है, कि रिस्क कितना बढ़ रहा है, क्या है, सारी चीज़ें, तथा यह आरबीआई के लाभ वितरण करने का तरीका निर्धारित करती है। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 43 के अनुसार, ये देखो ना यही क्वेश्चन, ये थोड़ा विवादित विषय था उस टाइम, आरबीआई वर्सेस गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कहते कि जो आरबीआई का जो प्रॉफिट था उस पर लालच आ गया था, गवर्नमेंट चाह रहे थे कि इसका प्रॉफिट का हिस्सा हमें दिया जाए। ठीक है, तो विवाद चला था, इसीलिए फिर उर्जित पटेल ने भी पद छोड़ दिया था अपना। ठीक है, तो फिर ये विमल जालान कमेटी बनी थी और यही फिर डायरेक्ट 2019 में क्वेश्चन आया, 2021 में 21 में आया, सॉरी 21 में क्वेश्चन आया था, तो वो यही क्वेश्चन था। वहाँ पे दे दिया था कि ये जो प्रावधान है, ये धारा जो 47 है, ये इसके तहत आरबीआई एक्ट के तहत, और वहाँ बोल देते कि संविधान के अनुसार है कि उसके लाभ का प्रॉफिट ऐसे देना पड़ेगा। तो है ये समझो, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। और ऐसे भी अपने को पता है कि आरबीआई का तो कहीं मेंशन है नहीं संविधान में, जो भी है वो आरबीआई एक्ट 1934 और एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बस ये 2 ही एक्ट है आरबीआई के लिए। तो ये थोड़ा याद रखना, मतलब कॉमन सेंस रखो तो क्वेश्चन कोई घबराने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, अनुसार केंद्रीय बैंक को जोखिम प्रावधान, मूल्य ह्रास आदि का निर्धारण करने के बाद शेष लाभ केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर देना चाहिए। ये 2019 से बहुत बड़ा विवाद चला था, क्योंकि देखो क्यों चल रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अब ये लोग मतलब यही होता है और क्या है, मतलब फ्री पॉकेट में कुछ कुछ बांटते रहोगे, ये सारी चीज़ें करते रहोगे तो यही होगा। तो फिजिकल डेफिसिट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था सरकार का, वो कहाँ से पूर्ति करे, कितना बाहर से तुम लोन लोगे तो बहुत ज़्यादा लोन तो चुकाना भी पड़ता है। तो इनकी नज़र पड़ी फिर आरबीआई पे, भाई इनके पास तो इतना प्रॉफिट, लगभग 46,000 करोड़ के ऐसे प्रॉफिट था इनके पास, तो बोला कि नहीं आप हमें ट्रांसफ़र करो, फिर क्लोज बताया गया, बहुत सारे विवाद चला था उस टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, तो ये हस्तांतरित कर देना चाहिए। फिर इसने बोला कि नहीं कर देना चाहिए। आर्थिक पूंजी के अंतर्गत शेयर कैपिटल, रिजर्व राशि, जोखिम प्रावधान, पुनर्मूल्यांकन, बैलेंस आदि शामिल है। तो आरबीआई की आर्थिक पूंजी उसकी बैलेंस शीट का 26.8% थी, जो अन्य केंद्रीय बैंकों की तुलना में 5वें स्थान पर है। ठीक है, सरकार का तर्क है कि आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क में इतनी अधिक राशि की आवश्यकता ही नहीं है। यदि जोखिम प्रावधान के अंतर्गत राशि सरकार को हस्तांतरित कर दी जाए तो सरकार द्वारा इसका प्रयोग कल्याणकारी कार्य में किया जा सकता है।
तो आरबीआई द्वारा देश में आर्थिक स्थिरता, वित्तीय स्थिरता, राजकोषीय स्थिरता में परिचालन जोखिम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए समग्र रूप से किए जाने वाले प्रावधान को आकस्मिक जोखिम बफर कहते हैं। ठीक है, तो वही है कि आरबीआई देखो ये क्यों रखता था, आरबीआई इसीलिए रखता था कि तभी सभी सी बात है, कल मान लो कि बैंकों को दिक्कत पड़ जाए, पैसा मार्केट में पैसा छोड़ना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। ठीक है, अब देखो आरबीआई प्रॉफिट कैसे कमाता मैंने बता दिया था पहले, जैसे मान लो कि बैंक लोन लेके जाते हैं या मान लो गवर्नमेंट ले रही है, तो इस टाइप से जो है प्रॉफिट कमाती है। तो वो बेचारे वो इतने हज़ार सालों से बना के रखे थे, पर तो वही सरकार की नज़र पड़ गई, सरकार बोल कि नहीं देना पड़ेगा आपको। तो वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, विमल जालन कमेटी के अनुसार कुल आर्थिक पूंजी 20.8% से लेकर 25.4% के बीच में होनी चाहिए थी। आरबीआई ने कितना करके रखा था, 26.8 तक होनी चाहिए थी तथा इसके प्रत्येक 5 वर्ष में समीक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इसीलिए वो बोले कि अब जो बचा एक्स्ट्रा है वो हमें दे दो। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क में क्या होता है कि रिलाइज इक्विटी होता है, इसमें कैपिटल होते हैं, रिजर्व फंड होते हैं, रिस्क प्रोविजन होता है, कंटिजेंसी फंड होते हैं, एसेट डेवलपमेंट फंड होते हैं, रिवोल्यूशन बैलेंस होता है, करेंसी एंड गोल्ड रिवोल्यूशन फंड, मतलब ये सारी चीज़ें होती है। अरे फिर बता रहा हूँ कि एक चीज़ मोटा मोटा वो देखो क्वेश्चन देखो ना, ये कॉन्सेप्ट 2019 से चर्चा में, पर पूछा क्या उसने, क्योंकि सारा विवाद ये धारा 47 पे था, बहुत लंबा चला था। सोचो 2019 में चला था, यूपीएससी ने ना तो 2019 में पूछा ना 20 में पूछा, डायरेक्ट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा। और मैं बता रहा हूँ जो मैं देखो मैं लगभग 6 बार मैंने अटैम्प्ट दिए हैं, तो मैं आज के लिए ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो करंट अफेयर जो अभी जो चल रहा है वहाँ से तो एक आध दो क्वेश्चन तो उठाते ही हैं, परंतु पिछले 2-3 सालों में जो बहुत ज़्यादा विवादित विषय रहे हैं, जैसे यूक्रेन का विवाद, सोचो कि पूछा आपकी बार, ठीक है, पर सोचो विवाद 2000 कब से चल रहा था, 2022 में पूरा चला, उस टाइम नहीं पूछा। ठीक है, तो ऐसे करके आजकल डिले थोड़ा मतलब कि बच्चों का मतलब और वो खुद ही चाहते हैं, मतलब 1-2 साल का जो बच्चा तैयारी कर रहा है, ऐसा नहीं कि आया अचानक से, तो वो सारी चीज़ें रहती है, तो डेली रूटीन में जुड़ा रहता है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसको फ़ायदा मिलता है। ठीक है, कंटिजेंसी फंड क्या होता है, यह अचानक उत्पन्न होने वाले वित्तीय जोखिम से बचाव हेतु बनाए गए। यहाँ जोखिम से तात्पर्य परिसंपत्ति के मूल्य ह्रास तथा मौद्रिक जोखिम से, मान लो कि अब अचानक से किसी बैंक को या मान लो देश में कोई संकट आ गए, तो उसके लिए बना के रखता है कि बैंकों में कभी दिक्कत हो जाए तो पैसा दे दो उनको। ठीक है, ऐसे डेवलपमेंट फंड क्या होता है कि भाई परिसंपत्ति को आपको विकास करना उसका, यह सहायक इकाइयों में निवेश तथा आंतरिक पूंजीगत व्यय हेतु बनाया गया है। ठीक है, आरबीआई की बैलेंस शीट कैसी, तब देखो ये सारी चीज़ें, पर हाँ मेंस में एक बार जाके देखना आरबीआई के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन किस टाइप के बन रहे हैं, अपने को कहाँ तक पढ़ना क्या है, बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरबीआई के देखो ये क्वेश्चन याद करो, मैंने उसी अब देखो ये चीज़ें तो चाहो तो उस दिन में क्वेश्चन किए थे अपन 2019 वाला, उसमें आया था कि क्या होती है किसी बैंक के लिए एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, आया था नहीं आया था, याद करो, तो वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो लाइबिलिटी क्या होता है, मतलब जिस पे आपको कुछ देना पड़ेगा, एसेट मतलब जो आप पैसा कमा के देगा आपको, तो आरबीआई का क्या एसेट होता है, गोल्ड होता है। ठीक है, लोन एंड एडवांसेज होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, डोमेस्टिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट करके रखता है आरबीआई। लाइबिलिटी क्या है, मान लो किसी पूंजी किसी के आरबीआई के पास रखी है, तो उस पर तो देना पड़ेगा ना आरबीआई को। रिजर्व फंड रखा हो, जमा रखा हो किसी का डिपॉजिट, जोखिम प्रावधान मान लो सीएफ है, एडीएफ है, आरबीआई द्वारा जारी की कोई मुद्रा हो। ठीक है, अन्य देयताएं होती है, लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो आरबीआई के आय के स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है, आरबीआई पैसे कहाँ से कमाता है, तो एक चीज़ सीधा सिंपल सा मैंने बोला था कि आरबीआई के पास कौन आता है, बैंक आते हैं, फिर सरकार आती है, इसके अलावा तो लोग चले जाते हैं, तो वहाँ से पैसे कमाती है। तो आय की प्राप्ति होती है घरेलू स्रोत में, कहाँ से होगा। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, वो अपन देखा था, एलएएफ हो गया, एमएसएफ रेट हो गई। ठीक है, सरकार द्वारा बैंकों को दिए गए ऋण हो गया। ठीक है, वेज एंड मीन्स एडवांसेज हो गया। ठीक है, यहाँ से प्राप्त होता है। विदेशी स्रोत क्या है, विदेशी परिसंपत्ति से प्राप्त ब्याज, मान लो कहीं भी इन्वेस्ट करके रखा है। अन्य कहाँ से, मान लो किसी कमीशन से मिलाओ, बट्टा डिस्काउंट मिलाओ, किराया मिलाओ, या घरेलू विदेशी प्रतिभूति को बेचने से कोई लाभ मिलाओ, तो वहाँ से आरबीआई जो है पैसा कमाता है। ठीक है सर, एक बार फिर से सर बोल दो सर। देखो ब्याज प्राप्ति कहाँ से होती है आरबीआई को, तो आरबीआई का आय स्रोत मतलब समझ बात है कि ब्याज प्राप्ति कहाँ से हो रही है उसको, तो ब्याज मिलता है एक तो घरेलू स्रोत से, विदेशी स्रोत से। तो घरेलू स्रोत में आएगा ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन मैं फिर बता देता हूँ, उस दिन में अपन देखे थे।
इसके तहत क्या करता है, गवर्नमेंट की जो मान लो कि प्रतिभूति होती है उसको सेल आउट करता है आरबीआई, ठीक है। कभी परचेज करता है, कभी बेच रहा है, तो उससे फ़ायदा होता है। LAF होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है। MSF होता है, मार्जिनिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है, ठीक है। सरकार तथा बैंकों को दिया गया ऋण होता है, ऋण देता है तो उसमें प्रॉफिट बनेगा ही। वेजेस मीन्स एडवांसेज होते हैं, वो आरबीआई को मिलते हैं, ठीक है। फिर विदेशी स्रोत से मतलब कि कहीं पे आरबीआई ने मान लो कि इन्वेस्ट करके रखा है तो वहाँ से ब्याज मिलेगा, या आरबीआई से किसी ने पैसा लिया है। अन्य का मान लो किसी कमीशन, मान लो कमीशन मिल गया आरबीआई को। या बट्टा का मतलब होता है कि मान लो कि कोई 100 रुपये की चीज़ थी, ध्यान समझना। अब किसी ने मान लो कि उसको किसी को जल्दी चाहिए था, 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में बेच के चला गया, तो ये 20 रुपये का फ़ायदा मिल गया ना। घरेलू विदेशी प्रतिभूतियों को बेचने से जो लाभ मिलता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती है उसमें। आप देखो ये विदेशी विनिमय भंडार मतलब कि याद रखना कि इससे क्वेश्चन आता है लगभग एक आध क्वेश्चन हमेशा इससे बनता है पीटी में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व भी बोलते हैं डायरेक्ट अपन इसको, ठीक है। विदेशी विनिमय भंडार मतलब विदेशी विनिमय भंडार मतलब ये होता है, ध्यान से समझें, विदेशी है, विनिमय एक्सचेंज कर रहे हैं। अब जैसे मान लो सब ऐसी बात है, भारत को ये इंडिया मान लो, अमेरिका से कुछ खरीदना है, अमेरिका पास समझो तो डॉलर है, भारत के पास पैसे होते हैं। अब इसको एक्सचेंज करने के लिए कोई ऐसी मनी तो होगी ना कि अपने बाहर, इसलिए क्या करते हैं कि आरबीआई रिजर्व रखता है डॉलर का, कि भाई मान लो अमेरिका से कुछ खरीदना है तो डॉलर, तो उनको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो डॉलर यहाँ पे कंजर्व कर, डॉलर कहाँ से आती है, बहुत सारे विदेशी आते हैं भारत में घूमने, ठीक है, तो डॉलर तो जमा करते हैं, उसके बदले उनको पैसा देते हैं ताकि वो पैसा को यूज़ किए। कोई रेमिटेंस भेजते हैं, ठीक है, या कहीं से लोन मिला हुआ है, तो ऐसे आता है। तो ये चीज़ ध्यान से समझना। तो यही हो गया फॉरेन एक्सचेंज, मतलब कि विदेशी जो है उस बाज़ार में समझ विदेशी मुद्राओं का जो आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें रखनी, इसलिए आरबीआई करता है, और ये क्वेश्चन आया भी था 2022 में भी आया था। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में विदेशी व्यापार को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए प्रत्येक देश को पर्याप्त विदेशी विनिमय भंडार रखने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि डॉलर ही नहीं, बहुत सारे होते हैं, येन हो गया, पाउंड हो गया, ये सब स्टर्लिंग हो गया, इस टाइप की जो सब रखना पड़ता है, क्योंकि हर देश से लगभग भारत व्यापार करता ही है, तो वो पेमेंट करने के लिए ज़रूरी है। यह देश के विदेशी व्यापार की मात्रा और जीडीपी का आकार तथा बाजार की प्रकृति के अनुसार निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। भारत में विदेशी विनिमय के प्रबंधन का कार्य आरबीआई द्वारा किया जाता है, ये चीज़ याद रखना। मैनेज जो करता है आरबीआई करता है, ठीक। विदेशी विनिमय का भंडार तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था के पास एक निश्चित समय बिंदु पर उपलब्ध कुल विदेशी परिसंपत्तियों की मात्रा से है, जिससे यह अर्थव्यवस्था अपने विदेशी व्यापार को सुचारू रूप से गतिमान बनाए रखती है। निम्नलिखित बिंदु शामिल होते हैं। क्या क्या होता है आरबीआई के पास, इसमें एसडीआर होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट होते हैं, याद रखना, ये डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ये आईएमएफ की बास्केट है, ठीक है, याद रखना। गोल्ड होता है, ठीक है, गोल्ड के आधार पर तो व्यापार होता है। एसडीआर तो हो गया, विदेशी मुद्रा पर आधारित परिसंपत्तियाँ, प्रतिभूतियाँ हो गई, मान लो किसी की प्रतिभूतियाँ अपने पास रखी हुई है, अन्य देशों के केंद्रीय बैंक और बीआईएस के पास जमा जो है, ये विदेशी वाणिज्य बैंकों के पास जमा है, या रिजर्व ट्रांस इन आईएमएफ। यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। आईएमएफ इसलिए तो इम्पोर्टेंट हो जाता ना, इसीलिए आईएमएफ की रिपोर्ट पूछा जाता है हमेशा। ये क्यों होगा कि वह समझ में आता है कि ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, फॉरेक्स से, ठीक। अब एक प्रतिभूति बाजार, ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट, जहाँ पे मतलब कि एसडीआर में डॉलर है क्या सर? हाँ है ना, इसमें 6 भाषाएं हैं, मतलब 6 मुद्राएं हैं इसमें। चाइना की जब रेनबी भी जो थी जोड़ी गई थी, तब यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, तो एक बार देख लेना जाके थोड़ा। एसडीआर अब तो नहीं पूछता, वो जब वो ऐड हुई थी इसलिए पूछा था। थोड़ा ध्यान रखो कि इसमें कुछ ऐड हुआ तो भारत चाह रहा है कि रुपये को भी इसमें ऐड किया जाए, ठीक है, ताकि फिर उससे क्या होता है ना कि इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार करना ईजी हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, देख लेना, 6 के समथिंग है उस टाइम, इसलिए जब चाइना की उसको जोड़ा गया था तब ये क्वेश्चन बना था 2014-15 के दौर में, ठीक है। अब सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है, बॉन्ड देखो, इसलिए बॉन्ड अभी सब शेयर मार्केट उधर चलते हैं, कंपनियां बॉन्ड जारी करती है, ये सारी चीज़ें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, ये गवर्नमेंट जारी कर रही है, ठीक है। बॉन्ड क्या होता है ध्यान समझना, बॉन्ड एक ऋण उपकरण है, ठीक है,
जिससे सरकार, कंपनी अथवा नगर निगम द्वारा जारी किया जाता है। ये संस्था एक निश्चित अवधि के लिए पूर्व निर्धारित ब्याज दर के आधार पर बाजार से धन जुटाने का प्रयास करती है। ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि सरकार है, ठीक है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास पैसे तो होते नहीं हैं। अब गवर्नमेंट को स्वाभाविक सी बात है कि पैसे चाहिए। अब मोदी को मान लो कि अगले साल चुनाव है और वो जनता को खुश करना चाह रहा है, तो शायद मैंने उस दिन एग्जाम्पल लिया था, यूपीएससी एस्पिरेंट को मान लो पैसा देना चाह रहा है। अब उसी बात तो पैसे तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और वो बोलेगा कि आरबीआई को या किसी को भी, ये मान लो लोगों में दे सकता है कि आप ये अभी मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, मान लो 1000 रुपये की ज़रूरत है, आप ये खरीद लो और मैं जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं तब दे दूंगा, अभी मुझे ज़रूरत है। और समझ बात, जैसे सरकार हो गई, कोई कंपनी हो गई, आसानी से तो पैसे रहते नहीं है ना, ठीक है। याद रखना, एक तो ये फिक्स टाइम के लिए रहता है, वो निर्धारित ब्याज दर के आधार पर, मतलब पहले से ब्याज दर इसमें फिक्स होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाद में बढ़ रही है, कम हो रही है, वैसा नहीं। समझ बात, मैंने 1000 रुपये दिए 10% पे, ठीक है, तो 10% भी दिए तो स्वाभाविक सी बात है कितना, 1100 रुपये मैं आपको दूंगा, और कितने टाइम पीरियड के लिए, मान लो 1 साल बाद में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो बॉन्ड क्या होता है कि ये एक उपकरण है ऋण लेने का, ठीक है, एक चीज़ याद रखना। तो जैसे अगर सरकार जब लेती है तो उसको बोलता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, सरकारी प्रतिभूति, याद रखना चाहिए। जब मान लो कोई कंपनी ले रही है तो बॉन्ड के द्वारा लेती है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब एक क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। यह केंद्र राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली ऋण प्रतिभूति है, ठीक है, ये सरकार की ऋण देयता को दर्शाती है। इन प्रतिभूतियों का व्यापार भी किया जा सकता है, आप ट्रेड कर सकते हो इसका। कैसे, जैसे मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने खरीद ली है और आपको लग रहा है कि यार नहीं मुझे तो बेचना है। अब देखो 1 साल बाद में इसको 1100 रुपये मिलने वाले थे, 1000 का खरीदा था इसने। अब मान लो किसी को अचानक से, किसी को मान लो कि एक व्यक्ति है, इसने खरीदा था 1000 रुपये में, पर 1 साल बाद में मिलने वाला था इसको 1100। तो मान लो कि इसको ज़रूरत पड़ गई पैसों की, तो बी को बोलेगा भाई तू देख, मान लो 6 महीने हो गए, ठीक है, ध्यान से समझना, तो तू मेरे को दे दे भाई 1500 रुपये दे दे, मतलब सॉरी 1050 रुपये दे दे मुझे, ठीक है, अब तू आराम से इस पर 50 रुपये प्रॉफिट बना ले, ठीक है, 50 रुपये तेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब आप बेच सकते हो, सेल आउट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। सरकारी प्रतिभूति अल्पकालिक अवधि 1 वर्ष या उससे कम तथा दीर्घकालिक अवधि के लिए भी जारी की जाती है, ये चीज़ याद रखना। तो 1 साल, 2 साल, 5 साल भी होती है, ठीक है। केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट बॉन्ड तथा डेटेड सिक्योरिटी जारी कर सकती है। याद रखना कि यही क्वेश्चन पूछा था 2020 में कि ट्रेजरी बिल के ये जो है स्टेट गवर्नमेंट जारी कर सकती है, तो याद रखना नहीं, ओनली केंद्र सरकारी ट्रेजरी बिल जारी कर सकती है, ठीक है, जारी कर सकती है, जबकि राज्य सरकारें केवल गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड जो सिक्योरिटी ही जारी कर सकती है, याद रखना। तो ट्रेजरी बिल जो है ओनली याद रखना केंद्र सरकार जारी करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जोखिम रहित उपकरण भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इसको जोखिम रहित उपकरण क्यों कहा जाता है, ध्यान से समझना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या होता है कि जैसे, ध्यान से समझना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस पर लिखा 100 रुपये, मान लो सरकार मोदी को 100 रुपये चाहिए थे। अब ये बंदा है अडानी, बोला चलो ठीक है मैं खरीद रहा हूँ, तो ये 100 रुपये का जो जारी किया, ध्यान से समझना, इसको जब मतलब जो गवर्नमेंट है जब देगी इसको, तो इसको ये जो 100 रुपये का है वो 90 रुपये में देगी, ध्यान समझना। अब इसका ऑटोमेटिक ही मतलब जो है इतना परसेंटेज जोड़ के देती है कि 10% जो प्रॉफिट है, जिसमें मान लो 10% मान लो, ठीक है, तो 10% कितना हो जाएगा इसका, 99 रुपये, ठीक है। तो मतलब 10 कुछ परसेंटेज इसको देगा। तो ये ऑलरेडी क्या करता है कि इस पर कम वैल्यू पे दिया जाता है, इसके फेस वैल्यू से कम पे दिया जाता है ऑटोमेटिक। अब क्या होगा, जब इसको 100 रुपये मिल जाएंगे, जब ये सरकार के पास आएगा, देखो मैंने तुम्हें दिए थे, ठीक है, तो तुम बोलो लो 100 रुपये ले जाओ। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि इन्फ्लेशन आ रहा है, क्या है हो रहा है, अब सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कोई ब्याज की दर बढ़ रही है, ये है कुछ ही नहीं, ये फिक्स है भाई। तुमने मतलब मैंने 100 रुपये दिया, तो मैं कल तुमसे जब लेना होगा तो मैं तुमसे 100 रुपये में ले लूँगा तुमसे, ठीक, खरीदा उसने 90 रुपये में था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आरबीआई का पब्लिक डेप्ट ऑफिस या सरकारी प्रतिभूतियों की रजिस्ट्री का कार्य करता है, जो सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज या मूलधन के भुगतान संबंधी मूल्यों का समाधान करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश के लाभ क्या होते हैं, ब्याज के साथ साथ मूलधन वापसी की संपूर्ण गारंटी अलग अलग परिपक्वता अवधि में उपलब्ध होती है। इन्हें सेकेंडरी मार्केट में बेचा जा सकता है। मैं वही बता रहा था, जैसे मान लो कि पहली बार आरबीआई ने मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लॉन्च की, तो मान लो एक व्यक्ति ने खरीद ली,
तो पहला माध्यम ये हो गया। सेकेंडरी मार्केट मतलब अब ये व्यक्ति अब किसी और को भी बेच रहा है, तो ये सेकेंडरी मार्केट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तरल, पारदर्शी और सुरक्षित लेनदेन की व्यवस्था, वैसे बस बता आराम से गवर्नमेंट जाती है आरबीआई के पास, आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच देती है। ठीक है, तो ये सच्चा सही मीडियम है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट रहता है सारी चीज़ें। रेपो रेट के माध्यम से उधार लेने में इनका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे अब ये कौन करता है रेपो रेट के माध्यम से, याद रखना ये कौन करता है, बैंक करते हैं। अब बैंक के भी जैसे मान लो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीद लेते हैं ना, अब ये इसके आधार पर जो है आरबीआई से जब ऋण लेते थे, याद करो अपन ने पढ़ा था उस दिन, तो आरबीआई के पास ये क्या रख देते हैं, गिरवी रख देते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख देते हैं, तो उसमें भी फायदा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, मतलब सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, तो इसमें याद रखना एक तो अब देखो ये शेयर, देखो ये अपन ने सरकार के माध्यम पढ़ा, तो सरकार पे उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, पर जो सिक्योरिटी मार्केट है, जब मान लो कि कंपनियों की इन पे आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, शेयर सिक्योरिटी होता है, एक डेप्ट सिक्योरिटी होता है। ठीक है, इसमें मान लो कि इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस शेयर होता है, एक इक्विटी शेयर होता है। इक्विटी शेयर मतलब कि आपको इक्वल हिस्सेदार हो वहाँ पे आप। प्रेफरेंशियल में मतलब कि नहीं ये हाई है ये नीचे है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो डेप्ट सिक्योरिटी दो प्रकार की होती है, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, एक कॉमर्शियल सिक्योरिटी होती है। ठीक है, इसको डिबेंचर बोला जाता है जो कॉमर्शियल सिक्योरिटी होते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी होती है उसको शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म में होते हैं। शॉर्ट टर्म में याद रखना ट्रेजरी बिल होती है, कैश मैनेजमेंट बिल होता है। लॉन्ग टर्म में याद रखना डेटेड सिक्योरिटी होता है, एसडीएल होता है, स्पेशल ड्राइंग। एसडीएल अपन देखे थे इधर नहीं, देखते हैं आगे आएगा वो। ठीक है, ट्रेजरी बिल, तो याद रखना कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, केंद्र सरकार जारी कर सकती है, ये चीज़ याद रखना। यह मुद्रा बाजार का उपकरण है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, मनी मार्केट का, जिसे केंद्र सरकार द्वारा वित्त एकत्रित करने के लिए जारी किया जाता है। मतलब सरकार को जो पैसे जारी चाहिए, याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसके लिए जारी किया जाता है। यह जीरो कूपन बॉन्ड अर्थात इसे ब्याज अदा नहीं किया जाता। ठीक है, ब्याज अदा नहीं किया जाता, तो मैं वही बता रहा हूँ कि इसका फेस वैल्यू जो होता है, जैसे मान लो को 100 रुपये है, अब इसको दे दिया जाता है 90 रुपये में, और ये जो है फेस वैल्यू इसी आधार पर दे दिया जाता है। इस कारण से इस पर ब्याज नहीं देना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ब्याज इंक्लूड होता है ना, क्योंकि आपने 90 रुपये में खरीदा, 100 रुपये मिल रहे हैं, ऑलरेडी इसमें ब्याज इंक्लूड है। ठीक है, राज्य सरकार ट्रेजरी बिल जारी नहीं कर सकती, ये चीज़ याद रखना। ट्रेजरी बिल को बट्टे पर जारी किया जाता है, फेस वैल्यू पर बुनाया जाता है, वही मैं बता रहा हूँ। फेस वैल्यू है 100 रुपये, पर बट्टा कितना, 10 रुपये के बट्टे पर दे रहे हो आप, ऑटोमेटिक उसमें ब्याज सब इंक्लूड है। ठीक है, वर्तमान में परिपक्वता अवधि के आधार पर 3 प्रकार के ट्रेजरी बिल जारी किया जाता है। एक 91 डेज का होता है, एक 182 डेज का होता है, 364 डेज का होता है। ठीक है, कैश मैनेजमेंट बिल, ठीक है, नगद प्रबंधन प्रपत्र होता है। अब देखो ये क्या होता है, ये राज्य सरकारें भी कर सकती है, क्योंकि देखो समाज में जैसे सरकारें होती हैं उनको लोन मतलब सैलरी देनी पड़ती है एम्प्लॉय को इनके लिए। ठीक है, तो इनके लिए जो समाज में तक ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम बना रहता है कि वहाँ से जो है सरकार के पास पैसा आता है और वो मतलब जो है लोगों के पास चले जाता है। ठीक है, यह केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अल्पकालिक ऋण प्रतिभूति है। ठीक है, इसकी परिपक्वता अवधि 91 दिन या उससे कम समय की होती है। ठीक है, इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कैश फ्लो में व्याप्त अस्थायी असंतुलन को दूर करना होता है, ताकि मान लो कि सरकार के पास मान लो कि नकदी की कमी आ गई हो, ठीक है, तो उसको बनाए रखने के लिए जो है सरकार क्या करती है, कैश मैनेजमेंट बिल जारी कर देती है। डेटेड सिक्योरिटी क्या होती है, ये दिन लॉन्ग टर्म होती है, ये चीज़ याद रखना। अवधि की ऋण प्रतिभूति होती है, वह बहुत सरकार को 10-10, 20-20 साल के लिए लोन चाहिए, उसके लिए होता है। इन प्रतिभूतियों पर परिपक्वता दिनांक अंकित होती है, इसलिए इन्हें डेटेड सिक्योरिटी कहा जाता है। सामान्य इनकी परिपक्वता अवधि 5 से 40 वर्ष तक होती है। अब सबाई की बात है कि इस पर डेट लिख दे भाई तभी देगी सरकार, ऐसे नहीं है कि आप कभी मांगने आ जाओ। स्टेट डेवलपमेंट लोन, ठीक है, राज्य मतलब जो अपने विकास के लिए ऋण लेते हैं, राज्य सरकार इन प्रतिभूतियों के माध्यम से ऋण ले सकती है। यह भी एक प्रकार की डेटेड सिक्योरिटी है, यद्यपि इसका उनका उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष के विकास हेतु एकत्रित करना है, जिस मतलब ग्रामीण विकास को करना है। ठीक है, इस प्रकार की प्रतिभूतियों का प्रयोग एसएलआर तथा रेपो बाजार में किया जा सकता है। याद रखना कि मान लो कि ये जारी कर दिया, किसी बैंक ने खरीद लिया, अभी बैंक को मान लो कि फ्यूचर में लोन चाहिए तो इसको दिखा के आरबीआई से लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। डिबेंचर क्या होता है, ठीक है, ये लैटिन भाषा के डेबर से बना जिसका तात्पर्य उधार। ठीक है, उधार लेना आपको,
तो एक लिखित प्रपत्र होता है जिसका प्रयोग कंपनी द्वारा बाजार से एक निश्चित अवधि के लिए पूर्व निर्धारित ब्याज पर ऋण एकत्रित करने के लिए किया जाता है। याद रखना है। डिबेंचर जो है कंपनियां यूज़ करती है इसको, ठीक है, बाजार से पैसे से उठाने के लिए। ऋण पत्र धारक के प्रतिफल के रूप में ब्याज प्राप्त। तो ये डिवेंचर को जारी कौन करता है सर? अरे कंपनियां, याद रखना, राज्य सरकारें ये नहीं करेगी, केंद्र सरकार नहीं, कंपनियां। इसका प्रयोग कंपनियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कंपनियां ना कि सरकार नहीं करेगी, ठीक है। ऋण पत्र धारक के प्रतिफल के रूप में ब्याज प्राप्त होता है, मतलब जैसे मान लो कि कंपनी ने जारी कर दिया, अब अगर आपके पास रखे हो तो आपको ब्याज मिलेगा इसका, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। परिवर्तनीयता के आधार पर डिवेंचर दो प्रकार के होते हैं, कन्वर्टेबल जिसको आप कन्वर्ट कर सको, नॉन कन्वर्टेबल जिसे नॉन मतलब कन्वर्ट नहीं कर पाओ। इसे इक्विटी शेयर में परिवर्तित किया जा सकता है। आप कल जाके मान लो कि आपने डिवेंचर, तो आप उसके शेयर हकधारक भी बन सकते हो। इन्हें इक्विटी शेयर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। नॉन कन्वर्टेबल मतलब समझ बात है, आप उनको इक्विटी शेयर में चेंज नहीं कर सकते, इसको कर सकते हो। ये दो प्रकार के होते हैं, आंशिक परिवर्तन है या पूर्ण परिवर्तन है, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, ये बहुत कम्प्लीटली हो जाए। अधिकांश कंपनियां इसी प्रकार के डिवेंचर जारी करती है, क्योंकि समझ बात है, कौन देना चाहेगा शेयर, कोई नहीं देना चाहता है, ये याद रखना। अगला सॉवरन गोल्ड बॉन्ड। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है पीटीयूटी में, अगर आप जाकर देखोगे। बस एक बार पता होना चाहिए तुम लोगों को भाई लोन किस टाइप से सरकार उठाती है, कंपनी किस तरीके से लोन उठाती है, क्या है, बस मोटा मोटा आइडिया क्वेश्चन बना लोगे आराम से। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? इसका मूल्य गोल्ड के मूल्य के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, इसलिए गोल्ड आ गया। यह 1 ग्राम के गोल्ड के मूल्य वर्ग में जारी किया जाता है, इसे याद रखना। इसकी परिपक्वता अवधि 8 साल होती है, ठीक है। न्यूनतम निवेश अवधि 5 साल होती है, 5 साल से कम के लिए नहीं जारी होगा। ब्याज दर 2.5% वार्षिक होती है। अधिकतम निवेश व्यक्तिगत 4 kg होती है तथा ट्रस्ट के लिए अधिकतम 20 kg गोल्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड के लाभ क्या है? इससे बाजार मूल्य के साथ साथ ब्याज भी प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। जोखिम से बचाव के लिए साथ सुरक्षा की लागत खर्च करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। मेकिंग चार्ज खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। देखो ना, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड का मतलब ये होता है कि सरकार के पास, जैसे मतलब आरबीआई के पास, इनके पास पैसा रखा रहता है, मतलब सोना रखा रहता है। अब इसके आधार पर मान लो सरकार को लोन चाहिए, ठीक है, तो सरकार, आरबीआई क्या होता है, जो बाहर जो मार्केट होती है वहाँ से जारी करती है और वहाँ से लोगों से पैसा लेती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। डीमैट फॉर्म में होने के कारण चोरी होने का खतरा नहीं रहता, ठीक है। डीमैट मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सोना बेचा जा रहा, नहीं, इसमें सोना एक आधार होता है, उसके आधार पर चीज़ें ऑनलाइन ही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ऐसा नहीं सोने का व्यापार हो रहा है। ठीक है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, याद रखो, यही क्वेश्चन आया था फिर 2022 या 20 में, उस टाइम, हाँ 20 में आया था। उस टाइम गवर्नमेंट ने पहली बार जारी किया था, ठीक है। रिटेल आप खरीद सकते हो जाके, ठीक है, ये सारी चीज़ें खुदरा निवेशकों के लिए। फरवरी 2021 में घोषित की गई नीति के तहत नवंबर 2021 में आरबीआई द्वारा खुदरा निवेशकों को सरलता से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। नहीं तो पहले रहता था कि बैंक खरीद सकता था, आरबीआई खरीद सकता था, अब छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर वो भी खरीद सकते हैं। यह योजना व्यक्तिगत या खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों निवेश के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन उपलब्ध करा दी। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं। इसके अंतर्गत खुदरा निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों का प्राथमिक बाजार व द्वितीयक बाजार में क्रय विक्रय कर सकते हैं, चीज़ याद रखना। प्राइमरी मार्केट में वहाँ से खरीद ही सकते हैं, मतलब डायरेक्ट आरबीआई जब कर रहा है वहाँ खरीद सकता है। दूसरा बात, मान लो किसी व्यक्ति के पास है या बैंक के पास है तो वहाँ से खरीद सकता है। इस योजना के तहत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खुदरा निवेशकों का आरबीआई के पास आरबीआई रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोला जाएगा, याद रखना, यही पूछा था, ठीक है। जिससे निवेशकों को निम्नलिखित 2 सुविधाएं मिलेगी। एक तो क्या होगा, इस सरकारी सिक्योरिटी की प्राथमिक निगमन की पहुंच होगी, ठीक है, समझ बात है, सरकार को पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के द्वितीयक बाजार में ये क्या एनडीएस मतलब नेगोशिएबल डीलिंग। सर एक बार फिर से सर, इसको सर एक बार फिर से, ये आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। अरे देखो पहले क्या हो रहा था ना, जैसे मान लो कि
जब सरकार को पैसे चाहिए होते तो सरकार कहाँ जाती थी? कि तो बैंक के पास गई या आरबीआई के पास गई, ठीक है, प्रतिभूति जारी करते था। अब सरकार ने क्या बोल दिया कि नहीं, अब व्यक्ति भी डायरेक्ट खरीद सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, याद रखना। तो अब क्या करता है कि आरबीआई इसको हैंडल करता है कि व्यक्ति खरीदना चाहते तो आरबीआई के पास जाओ, खरीद सकते हो। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप किसी व्यक्ति ने खरीदा तो उससे भी आप खरीद सकते हो, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, यही सारी चीज़ें दी है इसमें। तो ये याद रखना कि आरबीआई का एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट होता है, उसके तहत आप परचेज वर्चेज ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, और कर सकते हैं, लोग कर सकते हैं। यार आजकल तो LIC के इनके भी आप खरीद सकते हो, ठीक है। अकाउंट खोलने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस अकाउंट के माध्यम से निम्नलिखित निवेश किया जा सकता है। ट्रेजरी बिल में निवेश कर सकते हो आप, डेटेड सिक्योरिटी में भी कर सकते हो, स्टेट डेवलपमेंट बिल में भी कर सकते हो, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, आप कहीं पे भी कर सकते हो निवेश इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ई-रूपी या डिजिटल करेंसी की वजह से 2022 में क्वेश्चन भी आया इससे, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में भी था। नहीं, ये ई-रूपी वो वाला, ये दूसरा। इसका पर्पज़ क्या है देखो, सुन लो, ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आगे। जैसे ई-रूपी का पर्पज़ क्या है, देखो ई-रूपी ये है कि जैसे मान लो कि पहले क्या होता है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये मान लो कि सरकार क्या करती है कि उनके किसानों के खाते में पैसे डाल देती है। अब भाई सरकार ने तो इधर से पैसा डाला कि भाई सबाई सी बात है, किसान जाएगा, खाद वाद खरीदेगा, अच्छे से खेती वेती करेगा, इसके लिए डाला गया। अब तुम खुद ही सोचो ना, गवर्नमेंट ये इंश्योर कैसे करे कि भाई उसने जो मैं खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए पैसा लिया है और वो उसी में इन्वेस्ट करे। होता क्या मोस्टली, जैसे आप भी लोग जानते होंगे कि भाई किसी योजना का पैसा आया तो कैसे, तो अपना घर खर्चा चला रहे लोग उससे खेत वेत गया बाढ़ में। या दूसरी बात क्या करते हैं लोग, ये दारू शराब पीने में भी लोग करते हैं, इसलिए बहुत दिक्कत है। अब क्या कर रही है गवर्नमेंट, भाई सबाई सी बात है कि टारगेट डिलीवरी सिस्टम कैसे किया जाए, इसलिए यूपीएससी मेंस में जाके देखो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब वो ये आपसे नहीं पूछ रहे कि भाई कैसे जो करप्शन खत्म किया जाए, अब वो पूछ रहे कि भाई कैसे इफेक्टिव बनाया जाए। सरकार 100 रुपये खर्च कर रही है तो कैसे उस 100 रुपये की यूटिलाइजेशन हो, तो ये वो तरीका है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, आपको पैसा नहीं मिलेगा, अब आपको मिलेगा वाउचर मिलेगा आपको, ठीक है। अब मान लो कि उसमें 6,000 रुपये आपके पास है। अब उसमें फिक्स है भाई, आप 2,000 का एक खाद खरीदोगे, 2,000 का बीज, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे वो वाउचर मिलेगा ना आपको, तो जैसे आप खाद की दुकान पे जाओगे तो वाउचर आप उसको दोगे, ठीक है। मतलब ये ऑनलाइन सिस्टम रहेगा सारा, वो आपको ट्रैक करेगा वो, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आपको 6,000 में 2,000 ऑटोमेटिक कट जाएगा। और याद रखना कि वो कहीं और नहीं जाके ऐसे नहीं हो सकता, पर लोग उसमें भी ढूंढ लेंगे, करप्शन करने के तो बहुत ऑप्शन होते हैं। तो मतलब समझिए बहुत अच्छा सिस्टम है। इससे सोचो कि जो मान लो कि जितने भी सरकारी योजना है उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा, इसे याद रखना। तो ई-रूपी 2 अगस्त 2021 के में, ठीक है, लॉन्च किया गया था। यह एक प्रीपेड ई वाउचर है, मैं वही बताया था, वाउचर है, ठीक है। अब भाई सबाई सी बात, प्रीपेड है, ऑलरेडी गवर्नमेंट 6,000 रुपये उसमें भर के दे दी, और उसमें बता दिया भाई आप जाओ दुकान पे जाओ, गए आप भाई इतना का बीज खरीदा तो ऑटोमेटिक उसमें कट जाएगा पैसा। जिसे भीम यूपीआई प्लेटफॉर्म के आधार पर बनाया गया था आरबीआई द्वारा स्वीकृत किया गया, याद रखना। यह व्यक्ति विशिष्ट और उद्देश्य विशिष्ट सेवा हेतु बनाया गया, जिसके अंतर्गत एक QR कोड अथवा SMS स्ट्रीम द्वारा भुगतान किया जाता है। इस कोड के माध्यम से सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से धन हस्तांतरित हो जाता है। यह भुगतान कैशलेस व कॉन्टैक्टलेस है तथा इसका उपयोग एक ही बार किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। इसे निम्नलिखित संस्थाओं के सहयोग से बनाया गया है। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NHA नेशनल हेल्थ, ये कौन सी आगे, हेल्थ ही होगा, ठीक है। वित्तीय सेवा विभाग है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय है, बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है। लाभ क्या है, इसके माध्यम से सेवाओं को टारगेट और पारदर्शी डिलीवरी की जा सकती है, मैं यही बता रहा था। इससे सेवा वितरण की प्रशासनिक लागत न्यूनतम हो जाएगी, ये बहुत अच्छा फायदा है। और सबाई सी बात है, इन्वॉल्वमेंट रहेगा नहीं, करप्शन होगा ही नहीं, ऑटोमेटिक सरकार द्वारा आवंटन धन का प्रयोग उसी कार्य के लिए किया जा सकेगा जिसके लिए आवंटित किया गया, ये सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। यही सारी चीज़ें अभी चल रही है, सोचो। चलो ठीक है, छोड़ो, अभी यहीं तक करते हैं। अब सुनो,
मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ तुम, ये अलग आएगा, लॉन्ग टर्म रेपो रेट छोड़ो। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन जो करवाया हूँ ना आज, देखो मतलब मेरा मानना है कि हर क्लास से अपन को ना रोज़ एक ना एक क्वेश्चन मिल रहा है, तो ये चीज़ याद रखना। अब मैं 2018 क्वेश्चन करवा रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि एक आध पेपर में दिखाता रहूँ हर बार क्लास में, उसे फ़ायदा होगा। ठीक है, एक तरीके से पेपर भी आपकी आंखों से निकलते रहेंगे। अब देखो मैं कुछ कुछ इकोनॉमिक क्वेश्चनों पे मैं नज़र डालूंगा, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। अब ये क्वेश्चन है ना इकोनॉमी का है, और मैं फिर बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको किसी मैगजीन में पढ़ने से नहीं मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे इकोनॉमी सर्वे पढ़ोगे आप, वहाँ से मिलता है ये सारी चीज़ें। मालूम किसी की रिपोर्ट होगी, आरबीआई जो जितने भी संस्थाएँ होती है, अब देखो एनएसएस संस्था है, अब इसकी एक रिपोर्ट है, वहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, वो ओरिजिनल सोर्स से क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो जब भी पढ़ो तो अच्छी जगह से पढ़ो। और गवर्नमेंट की देखो मैं फिर बता रहा हूँ ना, जैसे मेहुल है, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो मतलब सोचो कि जो लोग सक्सेस हो रहे हैं वो कैसे सक्सेस हो रहे हैं, ये चीज़ समझो। मेहुल का अगर आप स्टेटस देखोगे ना, वो भाई हमेशा मतलब क्या हो रहा है, जैसे आज कोप का मीटिंग भारत 2028 में करेगा, वो यही डाल रहा है, तो उसका बहुत इंटरेस्ट है, वो जाके हर मिनिस्ट्री को जाके देख रहा है। ठीक है, जो सबमिट हो रही है उसके बारे में देख रहा है जाके। अब भाई ऑटोमेटिक पीटी क्वेश्चन उसके ऐसे सोल्व हो जाते हैं। वो बोलते हैं मैं करंट अफेयर ऐसा नहीं कोई स्पेशल करता हूँ, पर मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो कि न्यूज़पेपर पढ़ लिया या मान लो वेबसाइट पे जाके देख लिया, अच्छा ये नया हो रहा, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी है जानने की, वो क्यूरियोसिटी है तो ऑटोमेटिक उसके लिए पीटी वीटी ईजी हो जाता है। तो ये चीज़ समझो, अगर आपके अंदर ये चीज़ें नहीं होगी ना तो फिर चीज़ें दिक्कत। भाई कभी मतलब यही होता है ना, अपन पढ़ाई है ना, मतलब एक तो भाई एक चीज़ याद रख लो, पढ़ाई का जो तरीका तुम लोग सोच के रखे हो कि हाँ कोई हमें कोचिंग वाले मटेरियल दे दे, वो तरीका छोड़ दो। यूपीएससी नहीं निकलेगा, मैं सही बता रहा हूँ। खुद से मेहनत करने की जो अप्रोच है उसको डेवलप करो, क्योंकि देखो ये चीज़ यार रखना, पीसीएस एग्जाम ये अलग हो, यूपीएससी अलग अप्रोच है। अरे भाई 27 बता कल आप डीएम बनोगे, ये चीज़ समझो। तो कल वहाँ आपको डिसीजन लेना है, तो भाई खुद आप जाके देखोगे चीज़ों के, तब जाके होगा। तो इसमें भी यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि बार बार आप वेबसाइट पे एक आदत डाल लो, जितने भी यूपीएससी में क्वेश्चन आए, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनकी बार बार जाके चेक किया करो, फालतू बैठे रहो करो। जब ये रील देखते हो उससे अच्छा है कि वो जाके देखो आईएमएफ में क्या कर रहा है। मैं अकेले बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है वेबसाइट से। एक बार यूएनएफ CCC के डायरेक्ट क्लाइमेट न्यू ड्रिल करके ऐसे चल रहा था, तो वो कार्यक्रम जैसे मैंने 2019 के पेपर की बात है, हाँ 2018 के पेपर, हाँ इसी में आएगा वो। तो वो डायरेक्ट मैंने जब जाके देखा उस वेबसाइट पे, सोचो एकदम जैसे आप ओपन करो उस वेबसाइट पे वो लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में, अरे यही पूछा डायरेक्ट ये किसका प्रोग्राम है। तो ये चीज़ समझो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, जितने भी एग्जाम में आए हैं एटलीस्ट 2011 से 2023 के पेपर में ये काम कर लो। मैं फिर बार बता रहा हूँ, जितने भी आए हैं संस्था उनको खोलते देखो और हैबिट में लाओ। कभी मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट की स्कीम वाले गलत नहीं होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे कभी गलत नहीं होंगे। जाके देखो यार क्या चल रहा है, क्या है, कौन सी रिपोर्ट निकल रही है, क्या मेन से क्वेश्चन तुम्हारे उनसे से बनते हैं। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो डायरेक्ट किसी को स्पेसिफाई कर रहा है और पूछ रहा है कि उसमें क्या है, वो सबमिट में क्या हुआ, उसमें क्या घोषणा हुई। अब की बार भी 2023 वाला पेपर भी आप उठा के देख लो। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैबिचुअल बनाओ, पढ़ाई को बोझ मत मानो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखो ये मुझे याद है जब मैंने 2018 के दिया था एग्ज़ाम, अब ये उस टाइम बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ठीक है, अरे चर्चा में क्यों था कि जो ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है ना, याद करो जब पेमेंट का डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही थी गवर्नमेंट, ध्यान से समझ रहे हैं क्वेश्चन क्यों पूछा। और मैं फिर बता रहा हूँ वित्तीय समावेशन का ही तरीका है। तो इसमें क्या हो रहा था कि जैसे यूपीआई सिस्टम, एक तो पहले याद करो कि जैसे आज भी अगर आप पेमेंट करते होगे, देखो पेमेंट करने के क्या क्या तरीके होते हैं, आप कैश में दे दो, ठीक, किसी दुकानदार के पास, या फिर क्या कर दो ऑनलाइन कर दो। उस टाइम ऑनलाइन इतना ज़्यादा था नहीं, तो याद करो पहले एक मशीन होती थी, किसी के पास जाओगे तो आप उसमें अपना कार्ड अपन घुसाते थे, फिर उसमें पिन डालना पड़ता था, फिर पेमेंट होता था। तो क्या होता था कि जो मशीन जो प्रोवाइड करती थी कंपनियां, ठीक है, बैंक और उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होता था, तो वो क्या होता था कि व्यापारी से वो लेते थे, ब्याज लेते थे। ठीक है, तो वही है व्यापारी छूट दर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, समझ रहे हो। जैसे मान लो कि मैं दुकानदार हूँ, मेरे पास 1000 रुपये का पेमेंट हो गया आज उस मशीन से, तो उसमें से 8% वो जो है वो मशीन वाले लेते थे। इसी का विवाद चल रहा था उस टाइम कि इसको कम किया जाए या इसको माफ़ किया जाए, सरकार डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ाना चाह रही है। ठीक है, तो मुझे अच्छे तरीके से याद है उस टाइम की ऐसा दौर था ये। अब मान लो कि अब तुम लोग मान लो सोचो कि उस टाइम की इस टाइप का सिनेरियो बन रहा है। अब आपको बस अब इतना पता कि क्या है, बस अब इसको जो लैंग्वेज तुम बोलते हो कि लैंग्वेज में दिक्कत आती है, ऐसा कुछ ही नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझो।
अब देखो ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। यह किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन, प्रोत्साहन नहीं है, उस पर क्या लग रहा है, मैंने क्या बोला, 1000 रुपये हुआ तो उसको 8 रुपये देना पड़ रहा है, प्रोत्साहन नहीं है ये। यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों और को वस्तुओं और सेवा के क्रय हेतु वित्तीय लेन देनों के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग कर वापस दी जाने वाली राशि, गलत। ये बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान पर लगाया जाने वाला शुल्क है, चार्ज। अब सोचो इसमें क्या दिक्कत है, तो मेरा कहने वाला कि समझो, ये प्रोत्साहन नहीं है, ये चार्ज है, ठीक है। अब ये इसलिए क्वेश्चन बना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन उस टाइम जीएसटी 2017 में लागू हुआ ही था, ठीक है। तो जीएसटी को लेके बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हुई, तो इसमें आया भी है, 2018 में जीएसटी का क्वेश्चन आया, ठीक है। अब दूसरा एक चल रहा था कि उस टाइम क्या था, रेट्रो टैक्स जो था इस, ठीक है। तो उस टाइम अरुण जेटली थे फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो उस टाइम चर्चा में था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मेरे समझेगा मतलब ये चीज़ समझो कि वो क्वेश्चन क्यों बना रहा है, कहाँ से बना रहा है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना, क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, क्यों क्वेश्चन बनाया, ठीक है। शायद वो याद करो जो पोर्ट वाला आज उसने रिद्धि ने डाला था, तो उस टाइम था कि वो जो पोर्ट था वो अडानी खरीद लिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ क्यों हो रही है, क्यों यूपीएससी नज़र उधर जा रही है, पोर्ट का क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। तो करंट अफेयर इसीलिए मैं बता रहा हूँ, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर को ऑब्जर्व करते रहो, क्या हो रहा है देश दुनिया में, कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ हो जा रही है, तो ये चीज़ याद रखो। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, अब देखो आयकर अधिनियम है, उसको एक बार जाके पढ़ लो भाई क्या है, एक बार जाके देखा करो ये चीज़ें, ठीक है। आगे देखो, अब देखो एफआरबीएम एक्ट 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया एफआरबीएम एक्ट का, अरे हमेशा इंपॉर्टेंट चर्चा में रहता। पीछे भी अगर आप 1995 से भी क्वेश्चन देखोगे ना उठा के, तो वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अरे उस टाइम तो ये क्या था कि एफआरबीएम एक्ट के लिए बनी थे, उस टाइम एक कमेटी बैठी थी, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। तो सोचो ये क्वेश्चन बन रहा है, क्यों बन रहा है। अभी देखो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, उस टाइम बहुत ज़्यादा अपन तेल, अभी देखो यही पॉम ऑयल अपन कर रहे थे, यही क्वेश्चन देखो 2018 में भी आया, 19 में भी आया, 20 में भी, 21 में भी आया, यही सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, ठीक है। अब ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ये आधार कार्ड उसे भी जोड़ सकते हो, दोनों की चीज़, ठीक है। आगे देखो, ये देखो ये आ गया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसको सॉल्व करो। सो गए जाग रहे हो? जाग रहा हूँ सर। और कोई कौन कौन है, सब भाग गए? सॉल्व करो इसको। और मैंने करवाया था क्वेश्चन, मैंने बोला था आएगा क्वेश्चन, बताओ। एक तो सही है सर। अच्छा ठीक है, ये दूसरा का नहीं मालूम सर, एक तो सही है पर। उठा के फेंक दो। तो मैंने क्या बोला था, सीआर का निर्धारण कौन करता है, आरबीआई करता है ना। प्रत्येक बैंक करने लगा तो मनमर्जी चल जाएगी, फिर तो क्या ही मतलब हो जाएगा इसका। हाँ समझ, मैंने पढ़ लिया सर कि प्रत्येक बैंक के लिए अलग अलग पढ़ लिया मैंने। उठा के फेंक दो, प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता है, ये तो गलत बात है ना, आरबीआई द्वारा किया जाता है। मैं उसी टाइम क्यों बोल रहा था वो सारी चीज़ें, ठीक है। आप देखो ये रूल ऑफ इंडेक्स कौन निकालता है, अभी जाके देखो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था उस टाइम, इसलिए क्वेश्चन पूछा। अभी इनको जाके देखा करो इम्प्लीमेंटेशन क्या है। अभी देखो मैंने बोला था ये क्वेश्चन, बताओ इसका क्या है, कौन सन वो नगीना कहाँ गई, कौन कौन है अभी? हो सर मैं यही हूँ, तो हो तो क्वेश्चन जाके बनाओ, आई हूँ। जाके आ गई हो। तो कह रही थी ना सिर दर्द हो रहा है थोड़ा सा। तो ये बताइए इसका क्वेश्चन का, मैंने बताया था उस दिन भी क्वेश्चन क्या, मैंने बोला था ये क्वेश्चन आया है। कौन जोड़ता है भारत के सभी एटीएम को? आरबीआई। ठीक है शाबाश। और अमित तुम बताओ। सर ये बी है सर, राष्ट्रीय प्रतिभूति, सी नंबर सर, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट। अरे याद करो मैंने उस दिन भी बोला था एनपीसीआई। नगीना तुम कहाँ सोती रहती हो, और मैंने बोला तो यही काम करोगे तुम लोग, ठीक है। आगे देखो, अब देखो मैं सुनो ये क्वेश्चन 2023 में, ठीक, फिर 2022 में भी आया। अभी मैं बताता हूँ इसी के, इस 2018 के जो मैपिंग के क्वेश्चन है ना, 2022 में भी रिपीट हुए थे, 2023 में भी रिपीट हुआ है, जाके देख लेना।
यही क्वेश्चन याद करो, भुखमरी भयंकर अकाल, यही क्वेश्चन आपकी बार है ना, ये क्वेश्चन आपकी बार आंसर था। दिख रहा है क्वेश्चन ये? हाँ सर याद दिख तो रहा आ है। रहा है पर सर ये जो क्वेश्चन दिया है ना, ये जो क्वेश्चन दिया आपकी बार का आंसर था ये। ये अंगोला और जाम्बिया। तुम लोग पता नहीं कहाँ क्या पेपर देख रहे हो फिर तुम लोग। अब मैं फिर बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, तैयारी नहीं, कोई मतलब नहीं है। लास्ट पेपर नहीं देख रहे कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ बार बता। देखो अब ये देखो, राष्ट्रीय नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। इससे क्या डायरेक्ट क्वेश्चन बना, ये पीटी के क्वेश्चन, इकोनॉमी के क्वेश्चन है। WTO याद करो, मैंने उस दिन ही बोला था WTO इंपॉर्टेंट है, WTO पहले भी आया था फिर आया, ठीक। फिर ज्योग्राफी का चलो हो गया बड़ा। भीम यूपीआई देखो, मैंने बोला था भीम यूपीआई का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे देखो ये आसियान कंट्रीज कौन कौन है, रुक जाओ, कुछ इकोनॉमी वाले प्योर कॉन्सेप्ट वाले देखो, ये वाला ये क्वेश्चन कौन सा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ना, फिर ये 2022-23 में आया, रिपीट हुआ है। 1935 एक्ट कितनी बार रिपीट हो गया 2018 के बाद में, इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि इसको समझो। चलो है ना, ये तो अभी पढ़ेंगे सारी चीज़ें। ये बताओ तुम क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लो कि आपको सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा देखे, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ोगे, गवर्नमेंट अस्पताल में पढ़ोगे, तो वहाँ निःशुल्क मान लो कि आपको मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसका जो खर्चा जो भी उसकी प्रोडक्ट लागत है वो सरकार वहन करेगी। अच्छा ठीक है, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तुम्हें ऐसी चीज़? वो तो मैंने इन जनरल बताई थी, विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को। सरकार के पास पैसे सरकार कहाँ के से पास ही आता तो है? पहुंचेगा ना वो टैक्स का पैसा। सरकार के पास पैसे कौन आता है? सरकार टैक्स इसीलिए से। देखो ना, ये चीज़ क्यों हुई थी मैं सुना, 2018 में याद करो, उस टाइम हरियाणा में दंगे हुए थे, ठीक है। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा चर्चा में चला था ये मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा कि सरकारी परिसंपत्तियों को जला देते हैं लोग, होता है ना, मतलब जब भी दंगे होते हैं सरकारी संपत्तियों को जला देते हैं लोग। तो भाई ये मामला ये था कि आखिर में भाई तुम लोग ही टैक्स दे रहे हो, वो तुम्हारी संपत्ति है, वो ऐसा नहीं है कि तुम्हें फ्री में मिल रही है तो फ्री में क्या से कुछ आता है क्या फ्री में? अरे भाई सरकार भी आप पे टैक्स लगा के, सरकारी तो जो पैसा है मान लो कि बस खरीद रही है, अब बसों को लोग जला देते हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी देखो ये GNP का क्वेश्चन है, बेसिक, ये NCERT मिल जाएगा तुम्हें, NCERT में पढ़ लेना, देख लेना मिल जाएगा ये। देखो ये गोचर है, गोचर वाला, ये अब की बार 2023 में फिर आया है, तुम्हें ऐसे नहीं दिखेगा, इसको पढ़ो इंग्लिश में। एक मिनट, टेंजेबल इंटेंजेबल, आपके जाके देख लें, 2023 का क्वेश्चन है ये। मैं फिर बता रहा हूँ, पेपरों पे काम नहीं करोगे ना, कुछ ही मतलब नहीं तैयारी का। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आज ये समझाया था कॉन्सेप्ट, बताओ इसका आंसर क्या है? ठीक, याद करो, ये IOCR है, ठीक है। अभी आगे भी आएगा, मतलब इसका मतलब मैं जो मैं बता रहा था वो यही है कि जब मान लो कि तुम 100 रुपये लगा रहे हो तब 1 रुपये फ़ायदा हो रहा है, 1000 रुपये लगा रहे हो तब भी 2 रुपये फ़ायदा बढ़ ही नहीं रहा है, तो उच्च पूंजी अनुपात है, ज़्यादा पैसा लगाने के बाद में भी तुम्हें सोचो प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है। आगे देखो, अब देखो ना, करंट अफेयर में फिर ज़्यादा टेंशन मत लेना, और करंट अफेयर को इसी तरीके से पढ़ना। अब वो इसके अंदर है ना, जैसे विजन की मैगजीन में जाओगे वो बहुत ज़्यादा देख रखता है, ज़रूरत ही नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। और मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ पकड़ना सीखो,
नहीं तो फालतू करंट अफेयर के जंजाल में उलझ के रह जाओ। अब देखो ना, यही क्वेश्चन अगर कोई समझ लेता तो 2020 में भी आया था। इसी क्वेश्चन को कोई समझ लेता तो यही सेम क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये आ जाओ, ये क्वेश्चन करो। नगीना बताओ। नगीना सो गई वापस से? हूँ सर, बता रही हूँ। बताओ। और मैंने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था आज की क्लास में। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार और राज्य सरकार से दोनों में करेगा। पहला गलत है और दूसरा और तीसरा सही है। डांटना मत, गलत हो तो। आधी अधूरी आंखें खुली हुई है। अमित तुम बताओ। सर 2 तो सही है सर, और तीसरे भी सही है। तीसरा भी सही है सर, कुछ बताओ सर। मैंने बोला था ना भाई, समझ में 100 रुपये में होता, बने कि तो बट्टे पे जारी किया जाता ना। ये मैंने बोला था ट्रेजरी बिल केंद्र सरकार जारी करती है, राज्य सरकार जारी नहीं करती। अरे ये देखो भाई, मैंने पहले दिन ही पढ़ाया था कि आरबीआई दोनों का काम करता है, केंद्र सरकार और उसका दोनों का। ठीक है, आगे देखो। अरे ये छठा विलोप है ना, डायरेक्ट एनसीईआरटी में पढ़ना, डायरेक्ट मिलेगा तुम्हें एनसीईआरटी में। तो का इंग्लिश क्या है सर? मास एक्सटेंशन करके है, ये रहा 6 मास एक्सटेंशन। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आया था 2018 में, ये क्वेश्चन आया 2019 में डायरेक्ट। क्रिस्टल केस 9 के बारे में पूछा था डायरेक्ट। ठीक है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पहले भी पूछा गया था, आगे फिर पूछा। डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी, यही क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है सर। ये सीसेट में भी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हाँ, सीसेट का कॉम्प्रिहेंशन में अब पूछा देखो है। सुनो, ये वीपीएन ये पूछा था यूपीएससी पीटी 2012 है, उसमें इंटरनेट थिंग पूछा। ठीक है, अब देखो मैं फिर बताऊँ, आईपी पूछ लेगा, बॉर्डर गेटो प्रोटोकॉल पूछे, भाई इसके बारे में कर लो सर्च। यही खासियत होती है, वो यहीं से। एआई इस बार जरूर, एआई देखना सर, एआई जरूर पूछेगा, क्योंकि हरियाणा हाई कोर्ट और पता नहीं 1-2 कोर्ट और में सर एक उस एआई का मदद लिया है जजमेंट में सर। ठीक है, जो भी है। अब सुनो, सिलिकॉन वेपर सबके बाद 2023 में क्वेश्चन पूछा, कहाँ से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन रटे हुए होने चाहिए, तब तो फायदा है। ये जाके देखो, आपकी बार क्वेश्चन आया था। देखो ना ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी 6 क्लास या 9 क्लास की एनसीईआरटी में मेरे को ये मिला था, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में। अब देखो ये चेक, देखो इन्वायरमेंट इक्वली, गया ना, वो भी सेम हुआ था। हाँ, ये देखो, ये सुनो। अब इस टाइप से करंट अफेयर इस टाइप से, तो ये चीज़ याद रखना भाई। ये क्यों चर्चा में, बस इतना ही पढ़ो इसके बारे में, भाई यही पूछ रहा है। ये ना, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया है, डायरेक्ट ये सारा, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है डायरेक्ट है। हाँ, मैं देखो ये बोल रहा था, ये 2018 में ये जाके देखो, यूनियन ट्रिपल सी की वेबसाइट पे डायरेक्ट ये दिया हुआ था, इसलिए बताओ इनके वेबसाइट पे जाके देखा करो। ये देखो, ये WM में आगे इसका जाके क्वेश्चन बना है 2020-21 में। देखो ये फोर्ट विलियम कॉलेज, डायरेक्ट यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट युद्ध से पूछ लिया था, इसलिए ऑप्शनों पे काम कर लो। ये रहा कैटोलिना स्पेन, 2022 में भी पूछा, 2023 में भी पूछा, जाके देखो। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ समझो, इन पेपरों के इम्पोर्टेंस समझो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये बताओ, पढ़ा चुका हूँ, मैंने बोला भी था उस दिन, कितनी बार मैंने स्टोरी सुनाई थी, बताओ। अमित, हाँ सर, पढ़ रहा हूँ।
याद करो, मैंने बोला भी था उस दिन। हाँ सर, ये दोनों सही है सर। नगीना सर पहला तो सही है, अच्छा, दूसरा मेरे को डाउट हो रहा है। क्यों डाउट हो रहा? अरे मैंने बोला नहीं था कि मूल विलय बात किया गया था उस टाइम, 10 है। बैंकों को किया गया था 2019 के समथिंग। उसमें स्टेट बैंक थी, भारतीय स्टेट बैंक। जैसे जैसे स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ऐसे ऐसे थे, उनको एसबीआई में विलय कर दिया गया था। ठीक है, तो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि ऐसे पेपर देखते रहो बार बार। मैं एक चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, पेपर देखते रहो। ठीक है। ठीक है, बिना पेपर देखे पढ़ाई मत करो, कोई मतलब नहीं है। मैं से बता रहा हूँ, वो पढ़ाएगा बिना पेपर, लास्ट पेपर के कोई मतलब नहीं। और उन पे काम करो, ऐसे पेपर देखना ही नहीं है, साथ ही साथ काम करते रहो। मैं जैसे एक एक ऑप्शन बता रहा हूँ कि एक एक ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे मान लो नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन, अभी याद करो 2018 में बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा था, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा हो रहा था बालू का खनन। तो अब जाके पढ़ो भाई, ये क्या है नदी के, ये ऐसे भी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो सही तो दिया हुआ है। ठीक है, और ये सारे जाके पढ़ो। भौतिक शिखर सम्मेलन कब हुआ था, ये कब हुआ था, संस्कृत डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ इनके बारे में पढ़ो, बेसिक चीज़ें जाके। ठीक है, सर कंफ्यूजन बहुत होता है इनमें। तो वही तो, जब तक बार बार नहीं पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन हो गई, और क्या है। इतने सारे सम्मेलन हुए हैं ना सर, और ऐसे ऐसे नाम है कि याद रहना मुश्किल है, सारे नाम इंग्लिश में है, इस वजह से बहुत परेशानी होती है। रीज़न ये नहीं है ना, वो बार बार रिविजन नहीं करोगे तब ऐसा होता है। और मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना और करंट अफेयर का तड़का लगाना, बस, और कुछ ही नहीं। तड़का मतलब समझो, तड़का, तो दाल मत बनाने लग जाना करंट अफेयर, लास्ट ईयर पेपर पे काम करते रहो। ठीक है, और मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी बार बार पढ़ो। ठीक है, पीवाईक्यू देखते रहो। ठीक है, पीटी प्लस मेन दोनों के सिलेबस, ये काम करते रहो। इकोनॉमी इसी महीने में कंप्लीट करके अच्छे से निपटा लो, फिर बाद में जब इकोनॉमी सर्वे वो आएगा बस वो पढ़ना बाकी रहे, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर बस साथ में, स्टैटिक पार्ट पे अपनी पकड़ बना लो। ठीक है, जो अपन शायद नोट्स पढ़ रहे हो बहुत ज़्यादा फालतू में, ठीक है कोई नहीं, एक बार कर लेते हैं, वो पीटी प्लस मेन दोनों कवर हो जाएगा उसमें। तो रामेश्वर सर के एकदम टू द पॉइंट है, फालतू का उसमें बकवास है ही नहीं रामेश्वर सर वाले नोट्स में। तो रामेश्वर सर वाले नोट्स भी मैंने भेजे थे। ठीक है, पढ़ लेते इसे। और भी नोट्स पढ़ाओगे क्या सर इनके अलावा? नहीं, अरे यही पढ़ेंगे। मैंने तो इसके अकॉर्डिंग ही, मतलब थोड़ा बहुत मेरे पास पहले से था और थोड़ा इनको पढ़ाया मैंने, उसको ऐड करके थोड़ा बहुत बनाया नोट्स। मैंने गैप नहीं दिया पर पेपर में, पेपर कॉपी में। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है फिर, है ना, बाय बाय, गुड नाइट। फिर मंडे को मिलता है। फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो। और 12th वाली मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है जब तक पीवाई के तुम्हें रटे हुए नहीं होंगे, तो मेरा आँख नहीं खुलेगी जब तक वो क्वेश्चन दिखेंगे, तब आँख खुलेगी। तो वो मैं फिर बार बता रहा हूँ, पहले 2011 से लेकर 2023 तक और 2013 से लेकर 2022 तक मेंस के क्वेश्चन, ये जब रटे हुए रहेंगे तो फिर जब पढ़ोगे एनसीईआरटी तो दिखेगा फ़र्क उसका। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, मंडे को मिलते हैं फिर, है ना। चलो।